नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आईआर का जो साल भर का करंट अफेयर है यानी मई 2024 से लेकर मई 2025 तक का, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं। तेज़ी के साथ इस क्लास को हम करेंगे ताकि एक रिवीजन मोड आपका तैयार हो सके, ठीक है? तो सबसे पहले जो है चूँकि यूएसए में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनते उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आदेश हैं वो प्रस्तुत किए। तो उस पर सबसे पहले हमने स्लाइड तैयार की है। ट्रंप प्रशासन के प्रमुख जो कार्यकारी आदेश हैं उनके द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए थे। जैसे सबसे पहले तो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, जो ये कहती है कि अमेरिका को वापस से हम महान बनाएंगे, अमेरिका का जो बीता हुआ दौर है उसको वापस लाएंगे, इस पर उन्होंने बात की। और बहुपक्षवाद, वैश्विक सहयोग और पर्यावरणीय न्याय को उन्होंने पीछे किया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुपक्षवाद में से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वर्तमान जो दौर है उसमें बहुपक्षवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें बहुत सारे जो संस्थान हैं, बहुत सारे जो राष्ट्र हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यूएन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, डब्ल्यूटीओ की भूमिका है, डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका है, या विश्व के शक्ति केंद्र जो है बहुत सारे डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन ट्रंप की जो नीति है, उन्होंने इस बहुपक्षवाद यानी जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको कमजोर किया है, माना जा रहा है। जो वैश्विक सहयोग है और जो जलवायु को लेकर जो विचार हैं उनको उन्होंने कमजोर किया है। कैसे, देखते हैं फटाफट से। एक तो उन्होंने जन्म सिद्ध जो नागरिकता है, बर्थ राइट सिटीजनशिप, उसको समाप्त करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। वहां एक ऑर्डर में अमेरिका में जन्मे जो बच्चे हैं उनको नागरिकता स्वतः मिलने के प्रावधान को समाप्त करने की पहल की गई है। इससे जो H1B वीजा जो धारक हैं उनके बच्चों की नागरिकता अनिश्चित हो जाती है, जिससे वहाँ जो प्रवासी भारतीय हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो हैं वो यूएस में जाते हैं, यूरोप के देशों में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं रोजगार वगैरह प्राप्त करने के लिए। यूएस में जाना एक बड़ा महत्वपूर्ण ड्रीम रहता है। तो H1B वीजा जो मिलता है उसमें प्रवासी भारतीयों में आवास और परिवार नियोजन को लेकर अनिश्चितता आई है। इससे साथ ही प्रवासी भारतीय जो है कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो देश है उनको विकल्प के रूप में चुन सकते हैं ना। मैंने क्या किया है कि इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनका जो एनालिसिस है उन दोनों ही चीजों को लेने की कोशिश की है ताकि आगामी एग्जाम में ये सहयोगी रहे। फिर सेकंड जो संदर्भ आया, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका ने अपने आप को अलग किया। 2015 का पेरिस जलवायु समझौता जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है COP 21 के रूप में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था उसके बाद फिर ये जो पेरिस जलवायु समझौता है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। हालांकि इसकी 9 वर्ष बाद 2024 में समीक्षा भी हुई है, उसको भी मैंने लिया है आगे। तो ट्रंप ने कहा पेरिस समझौता अमेरिकी मूल्य और आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। इसके वैश्विक प्रभाव, अमेरिका जो ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जलवायु लक्ष्यों में भागीदार नहीं रहा। एक तो इसके कारण जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो प्रतिबद्धता है राष्ट्रों की वो कमजोर हो जाएगी। दूसरा, इसमें $100 बिलियन जो जलवायु वित्त है उसमें कटौती की आशंका है। जलवायु कोई भी कार्यक्रम यदि विश्व में होता है तो देखिए उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और यदि अमेरिका ऐसी महाशक्ति जो आर्थिक रूप से भी एक महाशक्ति यदि वो पीछे हटती है तो ऐसी स्थिति में उन प्रोग्राम्स के लिए जो आर्थिक संरचना है उसमें कटौती होती है। फिर विकासशील देश जैसे भारत के शमन व अनुकूलन जो प्रयास है उनको के जलवायु परिवर्तन शमन लिख देता हूं मैं, जलवायु शमन व अनुकूलन प्रयासों को आर्थिक बाधा मिलती है। साथ ही एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की वापसी से वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भारत की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं 2015 में जब ये पेरिस जलवायु समझौता हुआ था तो उसी समय भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल जो है वो प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए इस वाले पेज को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका ने वापसी की है। डब्ल्यूएचओ की वित्तीय निर्भरता पर इससे असर हुआ है। अमेरिका कुल इसका 20% का योगदान करता था। महामारी तैयारी, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से बाधा हुई है। भारत पे क्या प्रभाव हो सकता है? HIV, TB जैसे कार्यक्रमों के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मदद में कमी हो सकती है। भारत और अन्य जो ग्लोबल साउथ देश है उनसे स्वास्थ्य नेतृत्व की अपेक्षा बढ़ेगी। ये ग्लोबल साउथ देश का मैंने कुछ स्लाइड ली है, 5-7 स्लाइड, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ग्लोबल साउथ में से पूछा जा सकता है। कोविड के बाद का जो दौर है उसमें ग्लोबल साउथ की भूमिका लगातार बढ़ती आ रही है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, जो G77 का संगठन होता है, इन सभी जगह ग्लोबल साउथ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ठीक है। तो उसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। फिर वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर जो समझौता है उसको उन्होंने खारिज किया है। ये वैश्वीकरण के दौर की जो स्थितियां हैं उसमें माना जाता है कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह हैं एक निश्चित प्रतिशत में जो कर है उनको भुगतान करना होता है ताकि स्थानीय जो व्यापार है वो भी पनप सके। तो उसको उन्होंने खारिज किया है। ट्रंप प्रशासन ने ये जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका नाम पूरा नाम लिख सकते हैं आप, याद रख सकते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, उसके नेतृत्व में बने 15% न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर समझौते को उन्होंने खारिज किया। उसका वैश्विक प्रभाव ये हुआ कि कर जो अपवंचना है, यानी कर अपवंचना जिसको हम कहते हैं कि टैक्स बचाने के प्रयास, टैक्स चोरी के प्रयास जो हैं, उन पर अंकुश के प्रयासों को झटका। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स हेवंस में मुनाफा शिफ्ट करने की छूट बनी रही।
भारत पे प्रभाव, भारत जैसे देशों को डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने की नीति में कठिनाई और टैक्स न्याय की वैश्विक दिशा इससे कमजोर होती है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस समय वैश्वीकरण के जो संदर्भ है उसके साथ संचालित हो रही है। वैश्वीकरण कितना आगे बढ़ता है, वैश्वीकरण का विपरीत जो पक्ष है संरक्षणवाद के रूप में वो कितना आता है, इन चीजों को लेकर चलता है। और अमेरिका इसकी महाशक्ति जो एक समय वैश्वीकरण का नायक था 91 में, आज जब इस प्रकार की नीति अपनाता है जो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन है, जो संरक्षणवाद को बढ़ावा देती है, ठीक है, तो उसका प्रभाव हर विषय पर पड़ता है। हमने पहले भी अप्रैल में एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ की घोषणा की गई थी उसके क्या इम्पैक्ट थे वो आपने देखा होगा। वो क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस समय टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जैसी स्थितियां हैं। फिर भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट, ये अभी 2024-25 का एक महत्वपूर्ण करंट घटनाक्रम है जिसमें सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी हेतु अवसरों का उत्प्रेरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म है। इसमें रक्षा सहयोग का विस्तार किया गया है। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य सामरिक साझेदारी चल रही है ना। 2004 से शुरुआत हो गई थी और उसके बाद 2016, 2018, 2020 में इसमें बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था हुई। लिमोआ देखा गया, बेका देखा गया, कॉमकासा देखा गया। तो रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है। 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी 2025 से 2035 की घोषणा। फिर ये कुछ मिसाइल वगैरह हैं जिनका सह उत्पादन, एक संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का विस्तार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइगर ट्रायम्फ का, तो भारत अमेरिका का ज्वाइंट हो गया ये। फिर तकनीक का हस्तांतरण और रक्षा आपूर्ति जो श्रृंखला है उसको मजबूत करना। ये आपूर्ति श्रृंखला जो होती है, सप्लाई चेन, विभिन्न जो खाद्यान्न उत्पादन है, तकनीकी उत्पादन है, सुरक्षा उत्पादन है, इनको एक देश से दूसरे देश में भेजना, ऐसी स्थितियां आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो कोविड के बाद ये शब्द बहुत ज्यादा चलन में आया है, आपूर्ति श्रृंखला जो शब्द है कोविड के बाद। और अभी जो विश्व में संकट चल रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, पिछले 3-4 वर्ष हो गए हैं, और इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा है, अभी इजराइल और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, तो वहां जो है, या सामुद्रिक जो सुरक्षा है दक्षिण चीन सागर वगैरह में या लाल सागर में जिस प्रकार के खतरे देखे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का जो विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसको आप देखिए, है ना, मैं लगातार इस पे बातचीत करते चल रहा हूं। फिर व्यापार और निवेश विस्तार जो है 2030 तक $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का हमने लक्ष्य रखा है। फिर ऊर्जा सुरक्षा सहयोग, अमेरिका द्वारा भारत की जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में सदस्यता का समर्थन किया गया। गैस, तेल, परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, लिथियम और दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार किया गया है। तो ये बेसिक इस कॉम्पैक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं। फिर एक तकनीकी सहयोग है जिसको ट्रस्ट फ्रेमवर्क नाम दिया गया है। इसमें दो चीजें रखी हैं, क्रांतिक और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल, उसको नाम दिया ICET को ट्रस्ट, रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, कर संबंधों में परिवर्तन, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग। ये थोड़ा सा साइंस टेक का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उससे भी ये चीज रिलेट कर सकेगी। ठीक है। अंतरिक्ष सहयोग जो है, नासा और इसरो का जो मिशन है, भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, और संयुक्त उपग्रह परियोजना निसार का प्रक्षेपण। ठीक है। फिर उसके अलावा भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग लगातार दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका की जो पिवट एशिया पॉलिसी रही है 2012 से, एशिया धुरी नीति, उसके केंद्र में भारत है। फिर इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है उसके केंद्र में भारत है। क्वाड जो है साझेदारी, उसका सुदृढ़ीकरण है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संदर्भ आ जाता है। फिर इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसकी सुरक्षा, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जो IMEC गलियारा है, आगे इस पर भी मैंने पेज लिया है, स्लाइड ली है, जो कि G20 का जो भारत में सम्मेलन हुआ 2023 में, वहां इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए 2-3 गलियारे इस समय बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो INSTC वाला जो गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पर अपन बात करेंगे आगे, और एक ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है, इसकी हमें जानकारी रखनी है। ठीक है। तो इस पर भी जो है बातचीत हुई है। फिर भारत अमेरिका संबंधों की चुनौतियां यदि पेपर में पूछते हैं तो एक तो टैरिफ विवाद है। टैरिफ पर मैंने फिर बताया था कि अप्रैल में एक वीडियो हमने बनाया है, मैंने शायद यहाँ उसका थंबनेल दिया होगा, ये हमने अप्रैल में बनाया था, है ना। अप्रैल में आप पॉलिटिजोन यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। अप्रैल 2025 में शुरुआती वीक में हमने बना लिया था और इसको काफी सारे विद्यार्थियों के द्वारा देखा गया था। एक बार वापस से देख लीजिए, उसमें मैंने 10-12 स्लाइड्स में ये बताया है कि टैरिफ किन किन देशों पर लगाया गया। हालांकि बाद में तो जैसे 90 डेज के लिए ट्रंप ने जो है वो टैरिफ को स्थगित करने की घोषणा की थी बहुत सारे राष्ट्रों पर, लेकिन चाइना को उससे बाहर रखा। चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ उनके द्वारा लगातार बढ़ाया गया है। तो टैरिफ को लेकर क्या संदर्भ था, टैरिफ के क्या भू राजनीतिक प्रभाव है, भारत पर उसका क्या इफेक्ट है, वो सारा हमने दे रखा है। तो उसको आप कृपा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो टैरिफ विवाद है। फिर व्यापार असंतुलन और संरक्षणवाद का विषय है। आवर्जन नीतियां, जो इमिग्रेशन पॉलिसीज होती हैं, यानी जो भारतीय विदेशों में जाते हैं तो उनका वीजा है या उनकी जो स्किल है या उससे रिलेटेड कोई ऐसे मुद्दे हैं। और H1B वीजा जो नीति है उस पर स्पष्टता का अभाव है, जिससे IT पेशेवर जो है उन पर असमंजस है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, जिससे भारत के
रक्षा आधुनिकीकरण में बाधा आती है, भारत के जो डेटा कानून है उनका अमेरिका द्वारा विरोध, जिससे डेटा सॉवरेंटी, डेटा संप्रभुता जो है वो प्रभावित होती है। फिर भू राजनीतिक मतभेद है और रूस के खिलाफ अमेरिकी रुख के मुकाबले भारत की तटस्थ रणनीति। हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का जब से युद्ध चल रहा है और रशिया का पश्चिमी देशों के द्वारा बहिष्कार किया गया, फिर नाटो ने जो है यूक्रेन को बराबर सहायता दी है रशिया के अगेंस्ट। तो ऐसी स्थिति में भारत ने युद्ध का पक्ष तो नहीं लिया, लेकिन रशिया चूंकि हमारा ट्रेडिशनल मित्र है, परंपरागत मित्र है, हमने रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, रशिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने लगा दिए, लेकिन हमने जो है रशिया के साथ अपना व्यापार, तेल आयात वगैरह वो बढ़ा दिया। ठीक है, रक्षा हमारा जो क्षेत्र है उसमें रशिया की बहुत बड़ी भागीदारी है, तो उसकी वजह से भी अमेरिका से थोड़ा सा हमारे जो संबंध है उसमें तनाव रहता है। भारत के रूस से पारंपरिक रक्षा और ऊर्जा संबंध जो है वो अमेरिका को असहज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये वाला पेज हमने दे रखा था अप्रैल वाली जो क्लास है उसमें, तो वहां से इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा वाला टॉपिक है इसी पर। अब हम नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं फटाफट से। अमेरिकी कांग्रेस तिब्बत समाधान अधिनियम 2024, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैंने कहा कि अमेरिका और चाइना के मध्य एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है, टैरिफ वॉर के रूप में, ट्रेड वॉर के रूप में, विश्व की नंबर 1 महाशक्ति बनने या बने रहने के संदर्भ में। तो उसको लेकर ये जो विषय है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना के कुछ ऐसे विषय हैं जैसे ताइवान का विषय है, हांगकांग का विषय है, तिब्बत का विषय है, ठीक है, जहां पर चीन की जो नीतियां हैं उनको लेकर बराबर विरोध होता है, और अमेरिका जो है वो चीन को घेरने के लिए, उस पर भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के कुछ जो संदर्भ है वो हमेशा प्रस्तुत करता रहता है। तो तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 में अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया है, और ये जो है 2002 और 2020 में भी पहले इस प्रकार के अधिनियम आ चुके थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तिब्बत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना। हम जानते हैं कि तिब्बत जो है उसमें चाइना की नीति आक्रामक विस्तारवाद की नीति रही है। दलाई लामा का जो संदर्भ है, भारत चीन संबंधों में तिब्बत का जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। भारत की भू राजनीतिक, भू सामरिक जो सुरक्षा है उसके लिहाज से तिब्बत का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, भारत के जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में तिब्बत की जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो हम भारत चीन संबंधों पर जब भी बात करते हैं, कई बार हम बात कर चुके हैं इस प्रकार की चीजों की, अभी थोड़ा सा करंट अफेयर के लिहाज से हम ज्यादा बात कर रहे हैं। तो 2024 में ये चीज हुई। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत को बढ़ावा देना। मुख्य प्रावधान क्या है इसमें? अमेरिका की नीति को सुदृढ़ करके चीन पर दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से संवाद पुनः शुरू करने का दबाव बनाना। अमेरिका के विदेश विभाग को चीन द्वारा तिब्बत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ प्रचार का मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाना। दलाई लामा अथवा तिब्बती निर्वाचित नेताओं और चीनी अधिकारियों के मध्य वार्ता को समर्थन देना। फिर तिब्बती लोगों के मानवाधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकारों को रेखांकित करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बड़ा पुराना विषय है, लगभग 1950 के दशक से होता हुआ आज 70-75 वर्षों पुराना मुद्दा है, और तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में हमने भी मान्यता दी थी। लेकिन वहीं से फिर स्थितियां जो है, तिब्बत के खंपा क्षेत्र में विद्रोह हुआ, फिर दलाई लामा ने भारत में शरण ली और उसको आधार बनाकर चीन ने जो है भारत पर उस समय 1962 में हमला किया था। तो चीन जो है वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, और जहां पर भी उसका ऐसा अधिकार रहता है, चाहे तिब्बत हो, चाहे हांगकांग है, चाहे ताइवान है, वहां जो है चीन का ये मानना होता है कि ये सभी क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र हैं, और यदि किसी राष्ट्र को चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने तो इन क्षेत्रों पर चीन के दावे को उन्हें मान्यता देनी होगी। क्योंकि अमेरिका और चाइना में एक प्रतिद्वंदिता है, बहुत भारी मात्रा में प्रतिद्वंदिता है, इसलिए अमेरिका लगातार ऐसे प्रयास करता है कि चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए चीन के उन क्षेत्रों पर जहां उसकी वो दुखती रख कह लीजिए, कमजोर नस कह लीजिए, वहां अमेरिका जो है अपना दबाव बनाने का प्रयास करता है। फिर तिब्बती समुदाय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को मान्यता और संरक्षण। तो तिब्बती अधिनियम के लक्षण थे, वो देख लीजिए एक बार। यह अधिनियम अमेरिका की तिब्बत नीति को अधिक सक्रिय, स्पष्ट बनाता है। ये चीन के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक चुनौती है, जबकि तिब्बती लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का प्रतीक है। ठीक है, तो ये IR में चीजें चलती रहती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये यूक्रेन का एक हमने लिया है महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि 3 वर्षों से लगातार युद्ध हो रहा है, अभी शांति की बातचीत होने लगी है, और हमने देखा अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, यूक्रेन के राष्ट्रपति को उन्होंने आमंत्रित किया था, जेलेंस्की को। हालांकि व्हाइट हाउस में नोकझोंक हो गई थी, जिसकी वजह से वो आगे की वार्ता स्थगित हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी शांति के लगातार प्रयास चल रहे हैं। यूरोप में भी काफी मात्रा में अनिश्चितताएं देखी जा रही है, नाटो के अंदर भी कई प्रकार की जो है मुश्किलात देखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 में लास्ट ईयर जून में ये हुआ था, स्विट्जरलैंड में बुलाया गया था। क्या क्या इसके मुख्य पक्ष थे वो देख लेते हैं हम। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की पहल पर हुआ, और इसका उद्देश्य था रशिया यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान हेतु वैश्विक समर्थन जुटाना था। 90+ देश इसमें इन्होंने भागीदारी की थी। सम्मेलन का समापन जो है पाथ टू पीस, शांति को और मार्ग नामक एक दस्तावेज के साथ हुआ। हालांकि इसमें रशिया को आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है, तकनीकी कारणों से, क्योंकि रशिया के विरुद्ध ICC जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके द्वारा
रशिया के राष्ट्रपति को कसूरवार मानते हुए, बहुत सारे नरसंहार वगैरह कसूरवार मानते हुए उनके विरुद्ध जो है दस्तावेज जारी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में तकनीकी आधारों पर यह संभव नहीं था कि उनको वहां उस सम्मेलन बुलाया जाता। इसी वजह से भारत ने ये वाला जो सम्मेलन था, इसमें इस जो दृष्टिकोण का समर्थन इसलिए नहीं किया कि भारत ने कहा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, उसमें कोई भी समझौता तब जाके मान्य होगा जब समझौते से जुड़े दोनों ही जो पक्ष हैं उनको साथ रूप से आमंत्रित किया जाए और वहां वार्ता साथ की जाए। ठीक है, ये भारत के कूटनीतिक जो विशेषता भी है इस पूरे संघर्ष के दौर में। पाथ टू पीस दस्तावेज में निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांत रेखांकित किए गए। सबसे पहला, परमाणु सुरक्षा की गारंटी, विशेषकर जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा, ये यूक्रेन में है और ये माना जाता है कि यूरोप का सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में आता है। फिर वैश्विक खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा, जिससे युद्ध के कारण अनाज आपूर्ति पड़ रहे प्रभाव को कम किया सके। 2 वर्ष पहले भी मैंने जब आईआर का करंट अफेयर बताया था, उस समय ब्लैक सी ग्रीन पहल, ब्लैक सी जो ग्रेन पहल जो थी टर्की के माध्यम से, उसका मैंने संदर्भ लिया था। जैसे मैंने कहा कि जब भी कभी संघर्ष या युद्ध होते हैं तो उससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन का संदर्भ है कि एक देश में अनाज है, खाद्यान्न है, कोई सामग्री है, तो दूसरे देशों में उसका आयात निर्यात बाधित होगा युद्ध के समय। तो ऐसी स्थिति में वहां गोदामों में चीज पड़ी रहती है या बंदरगाहों में चीज कंटेनरों में पड़ी रह जा रही है, दूसरी तरफ नहीं जा सकती है। तो वैश्विक आपूर्ति संकट, जब वैश्विक आपूर्ति संकट होता है तो उससे दूसरे देशों में माल नहीं पहुंचेगा, वहां कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कीमतों में फिर जो है वृद्धि हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति और कालांतर फिर वो मंदी के चक्र को भी प्रस्तुत कर सकता है। फिर युद्ध बंदी और बच्चों की सुरक्षित वापसी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अंतर्गत एक संवेदनशील मुद्दा है। तो 3 बिंदु आप याद रखिए बड़े महत्वपूर्ण रूप से। किंतु इस युद्ध के प्रत्यक्ष पक्षकार रशिया को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। प्रमुख वजह थी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट। अभी इजरायल के संदर्भ में बेंजामिन नेतन्याहू का भी इसमें संदर्भ आता है। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो बड़ा चर्चित है। तो मेरा आग्रह है कि कभी जैसे एग्जाम के लिहाज से इसको शॉर्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, कई जगह ये वेबसाइट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा बहुत इजीली। मेजबान देश स्विट्जरलैंड, जो कि आईसीसी का सदस्य है, कानूनी रूप से पुतिन की उपस्थिति की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार करने हेतु बाध्य होता। अतः रूस को आमंत्रित न करना एक कूटनीतिक और कानूनी संतुलन का परिणाम था। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है, उन्होंने सम्मेलन में भाग तो लिया, किंतु समापन पर प्रस्तुत जो पाथ टू पीस नामक अंतिम जो संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से उन्होंने इनकार किया। भारत ने स्पष्ट किया कि शांति की प्रक्रिया उसी समय सार्थक होगी जब रशिया और यूक्रेन दोनों पक्ष उसे स्वीकार करेंगे। एक तरफा प्रस्ताव या केवल यूक्रेन केंद्रित मांगे दीर्घकालीन समाधान नहीं बन सकती। भारत की नीति ग्लोबल साउथ की सोच और रणनीतिक स्वायत्ता की पुष्टि करती है। रणनीतिक स्वायत्ता, ध्यान रखिए, रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब होता है विदेश नीति में हम जो अपना डिसीजन लेते हैं वो अपने राष्ट्र हितों को केंद्र में रखकर लेंगे, वैश्विक वातावरण को केंद्र में रखकर लेंगे, जिस देश के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है, जिस देश के साथ तनावपूर्ण संबंध है, ये सब हम अपने हिसाब से लेंगे, किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड रणनीतिक स्वायत्ता, है ना। ये ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति, और भारत की विदेश नीति में ये हालिया समय में डेवलप हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण भी मैंने लिया है। एक तो भारत ने गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता रखी है। इसमें भारत का मानना है कि किसी भी नए प्रकार का शीत शुरू नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसी स्थितियां हैं तो तनाव जो है दूर होना चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहना चाहिए। फिर रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना। रशिया, मैंने जैसा कहा, 1971 में हमारी 20 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग की संधि हुई। वर्ष 2000 के बाद से रशिया भारत के वार्षिक शिखर सम्मेलन होते हैं। रशिया भारत के डिफेंस सेक्टर में भारत को जो है आगे बढ़ाने में बड़ा उसने योगदान दिया है। और अभी तेल की जो हमारी आपूर्ति है रशिया से हो रही है, प्राकृतिक गैस का वहां से संदर्भ आता है। ठीक है, हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए रशिया से हमें सपोर्ट मिला है। एक मोरल सपोर्ट हमें रशिया से लगातार मिलता रहा है। यूएन में, सुरक्षा परिषद में, ब्रिक्स में, शंघाई सहयोग संगठन में, कई जगह रशिया के साथ हमें जो है हमारे संबंध बड़े मधुर रहे हैं। ठीक है, मानवतावादी सहायता, कूटनीतिक प्रयास, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना, अपने आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा हितों की रक्षा करना, और किसी भी नए शीत युद्ध के खेमेबंदी में शामिल होने से बचना। फिर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस समय बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है रणनीतिक स्वायत्ता का परिचय, कि भारत ने दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। अमेरिका के साथ जैसे मैंने कहा कि लिमोआ है, कॉमकासा है, बेका, उसको हमने पालन किया है। साथ ही क्वाड में हमारी भागीदारी है। I2U2 जो है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, और 2+2 जो संवाद है, अभी 2+2 संवाद में हम आगे देखेंगे, जिसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ये भागीदार होते हैं। तो भारत के जो अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 2+2 संवाद चलते हैं। और वहीं रशिया के साथ हम शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ भारत ने FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जो है तेज की है। तो इसमें देखिए 3 पक्षकार हो गए। यूरोपीय संघ इसलिए हमने लिखा क्योंकि यूक्रेन का संदर्भ है, यूरोपीय संघ से वो अटैच हो जाता है। रशिया के साथ हमारा जो संदर्भ है और अमेरिका के साथ हमारा संदर्भ, इसलिए भारत ने इस प्रकार का दृष्टिकोण रशिया यूक्रेन संघर्ष में अपनाया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा, ठीक है, ये हम देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा किया 91 में। यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद, है ना, ये हमारा लोगो इसमें यहाँ आ गया है, मैं बता देता हूँ। 91 में यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। देखिए 91 में क्यों यूक्रेन स्वतंत्र, क्योंकि यूक्रेन जो है भूतपूर्व सोवियत संघ का जो गणराज्य था, 15 देशों से जो मिलकर बनता था, उसका एक हिस्सा था, ठीक है। 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन उस समय स्वतंत्र हुआ है। प्रधानमंत्री ने रशिया यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका स्पष्ट की। भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, बल्कि सदैव शांति का पक्षधर रहा है। सभी हितधारकों से व्यावहारिक समाधान खोजने का आग्रह किया गया। द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक संबंधों को संघर्ष पूर्व स्तर पर लाने हेतु अंतर सरकारी आयोग का गठन किया गया। ये कुछ एरिया है। साथ ही ये ध्यान रखिएगा, भारत ने यूक्रेन को भीष्म जो टेक्नोलॉजी है, भारत, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखी है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स भेंट की है, जो क्या है, मोबाइल अस्पतालों के रूप में आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। ये आरोग्य मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए पेपर में इस प्रकार की चीजें पूछ ले, ठीक है। एक भीष्म टैंक भी है ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो व्यवस्था है यहाँ पर, ये एक स्वास्थ्य संबंधी सहयोग का नतीजा है, ठीक है। तो पीएम ने यात्रा की वहां। ये यात्रा भारत की पारंपरिक विदेश नीति से महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। अब यूरोप के साथ व्यापक जुड़ाव पर जोर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक लेते हैं हम लोग। अब अगली स्लाइड देखते हैं, ये संभवतः भारत और रशिया संबंधों के बारे में होगा। 22वां भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में, जैसे मैंने कहा था अभी कि 2000 से ही जो है भारत और रशिया के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन होने लगे। तो 2024 का सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को भू राजनीतिक तनावों के मध्य मजबूती देना। एक तो आईआर में भू राजनीतिक जो शब्द है, भू सामरिक शब्द है, रणनीतिक साझेदारियां जो शब्द है, इनका प्रयोग करना है। मैंने क्लासेस में समझा रखा है, एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पे भी कई बार ये बातें करी हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए, तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से आप ध्यान रख लीजिएगा कि कितने देशों के नागरिक सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, कितने देशों से ये सम्मान, नागरिक सम्मान मिले हैं, है ना। हो सकता है आगामी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। आर्थिक सहयोग 2030 तक $100 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया गया है। जैसे अमेरिका के साथ $500 अरब का था, ये रशिया के साथ $100 अरब का व्यापार लक्ष्य रखा गया है। फिर IRIGC, टैक और ये MNMTC आयोगों के जरिए समन्वय, भारत द्वारा रशिया से रियायती दर पर कच्चे तेल का आयात जारी रहेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये मैंने अलग से भी समझाऊंगा, आगे की स्लाइड पे ले रखे हैं, ठीक है। रशिया ने सुरक्षा परिषद जो है, UNSC जो है, उसमें भारत की स्थायी जो सदस्यता है उसका समर्थन किया है, ठीक है। और आतंकवाद विरोध और शांति स्थापना में भारत की भूमिका की सराहना की है। फिर बहुपक्षवाद और वैश्विक मंचों पर सहयोग है, मैं भी समझा चुका हूं थोड़ी देर पहले। ब्रिक्स है, G20 है, शंघाई सहयोग संगठन है। भारतीय पक्ष ने रूस के इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो फ्रांस और भारत का ज्वाइंट वेंचर रहा, बहुत सारे राष्ट्र उसमें शामिल है। आदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI जो है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की आशा व्यक्त की है। ये सब जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है। वे बहुद्रव्य विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। यूरेशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और अविभाज्य सुरक्षा की आवश्यकता पर बल, आतंकवाद की निंदा, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्कोटिक्स, अवैध फंडिंग के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने पर सहमति है, ठीक है। फिर वर्ष 2000, ये मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन ली है। वर्ष 2000 में भारत रशिया सामरिक भागीदारी पर घोषणा हुई। 2010 से विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी, एक स्टेटस का बढ़ाया गया, उसमें उन्नत किया गया। 2021 में पहली बार 2+2 वार्ता आयोजित हुई है, तो अमेरिका के साथ भी होती है, रशिया के साथ भी है, अभी आगे देखेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी हमारी 2+2 वार्ता होती है, ठीक है। तो अमेरिका के साथ 2018 से शुरू हो गई थी, रशिया के साथ 2021 से हुई है। रूस के सुदूर पूर्व के विकास हेतु भारत ने $1 अरब ऋण की घोषणा की है, ठीक है। फिर सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम 2021 से 2031 तक के लिए है। भारत रशिया से रक्षा उपकरण खरीदता है। हालांकि इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत वर्षों पहले तक तो भारत का मैक्सिमम जो डिफेंस जो इक्विपमेंट थे वो रशिया से आते थे, लेकिन अब भारत फ्रांस से भी खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है, अमेरिका के साथ भी हमारे समझौते हुए हैं, और इसलिए भारत रशिया संबंधों थोड़ा सा कई बार ठहराव देखने को मिलता है। रशिया ने इस अवधि में चाइना के साथ अपने अच्छे संबंध बढ़ाए हैं, क्योंकि देखिए हर राष्ट्र अपने राष्ट्र हित को प्राथमिकता देगा निश्चित रूप से। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है द्विगुटता या त्रिकोणात्मक या चतुष्कोण जो संबंध है विश्व राजनीति में डेवलप हुए, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौती है। ये S-400 ट्रैफ मिसाइल सिस्टम है, कॉमो 226 हेलीकॉप्टर है, T-90S टैंक जो है, ठीक है।
और अभी ब्रह्मोस मिसाइल का जो संदर्भ है, ठीक है, S-400 जो प्रणाली ये तो आई गई, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, ठीक है। संयुक्त रक्षा विकास और अभ्यास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संयुक्त निर्माण है, ठीक है। अब तो हम जो है दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस जो मिसाइलें हैं उनके निर्यात, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इनके संदर्भ में ये ब्रह्मोस मिसाइलों का हम निर्यात भी करने लगे हैं, उनको उनके लिए उपलब्ध कराने लगे हैं। भारत रशिया के सुदूर पूर्व से प्राकृतिक गैस का आयात कर रहा है। 1963 में प्रथम परमाणु ऊर्जा समझौता, फिर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर निर्माण 2016 से। ये रूपपुर परियोजना जो है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए, भारत रशिया और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। 2018 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है के संयुक्त विकास पर सहमति बनी है, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग जो है, दोनों देश इन मंचों पर आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना, ये याद रख लीजिएगा। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी संस्था के लिए रशिया का समर्थन, फिर एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, और जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, भारत प्रशांत एशिया प्रशांत जो आर्थिक सहयोग, उसमें भारत की संस्था का समर्थन करता है ये। साथ ही ये जो कनेक्टिविटी परियोजना है, ये तो खासकर भारत, रशिया और ईरान की ही मल्टी मॉडल जो 7200 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है, अभी आगे देखेंगे अपन, INSTC। फिर भारत रशिया रेलोस जो एग्रीमेंट है, ये महत्वपूर्ण है, भारत को हिंद प्रशांत और अन्य समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने की सुविधा देता है। समुद्री डोमेन जागरूकता, ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आजकल क्या होता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिए, के माध्यम से दोनों देशों के मध्य समुद्री गतिविधियों की बेहतर जानकारी साझा की जा सकेगी। ये साझा रसद सुविधाओं से सूचना आदान प्रदान को सुदृढ़ करेगा। ये समझौता भारत द्वारा क्वाड देशों के साथ किए गए रसद समझौतों, लिमोवा आदि को संतुलित करता है, ठीक है। क्वाड देशों में लिख देता हूं सीधा सा, यूएस के साथ, है ना, मैं तीनों नाम लिए हैं मैंने, लिमोवा, बेका और कॉमकासा, पहले भी बता रखे हैं। रूस की गैर क्वाड नीति, देखिए क्वाड में हमारी भागीदारी है, उसके कारण रशिया कई बार आशंका करता है, उसे लगता है कि जो क्वाड में भारत शामिल होने के बाद ये क्वाड जो है, उसे लगता है रशिया को कि ये रशिया के विरुद्ध गठबंधन, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि क्वाड जो है वो चाइना को प्रति संतुलित करने, स्वतंत्र मुक्त समावेशी प्रकार का जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उसको महत्व देने के लिए और चीन के BRI के विकल्प के रूप में जो है उसको प्रत्युत्तर देने के क्रम में क्वाड की स्थापना की गई है ना, मैंने बता रखा है इसमें, अप्रैल मई में वीडियो देख लीजिएगा। तो रशिया की गैर क्वाड नीति के साथ भारत की सहभागिता एक संतुलनकारी नीति के रूप में उभरती है। ये रूस को बिना क्वाड में शामिल किए हिंद प्रशांत में सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। हाँ, ये ग्लोबल साउथ को विशेष रूप से याद रख लीजिए, मैं बता देता हूं फटाफट से। ग्लोबल साउथ का मतलब है दक्षिण, वैश्विक दक्षिण, जिसका मतलब है विकासशील राष्ट्र, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी राष्ट्र, जो पहले तीसरे विश्व के रूप में जाने जाते थे, अब उनको ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है। और वर्तमान समय में विश्व राजनीति के मामलों में, भू राजनीतिक जो मामले हैं, विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के संदर्भ में ग्लोबल साउथ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है। भारत इस ग्लोबल साउथ को बहुत महत्वपूर्ण रूप से लीडरशिप देता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से हमने लीडरशिप दी है, वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से हमने लीडरशिप दी है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भागीदारी के माध्यम से, अभी हमने G20 में अफ्रीकी संघ को सदस्य बनवाने का जो कार्यक्रम किया, उसकी वजह से भी ग्लोबल साउथ में हमारी और भी धाक मजबूत हुई है, और भी हमारी पहचान मजबूत हुई है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये एक मैप आप देख लीजिए, ये एक ब्रंट लाइन है, ब्रंट लाइन बोलते हैं इसको, ये जो इस प्रकार की ये शायद पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर शायद, तो वहां से बन रही है। तो ये वाला जो है हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का और एशिया का ये सेंट्रल ये वाला जो यूरोप का ये वाला एरिया जो है, यहाँ ये एशिया का हिस्सा आ गया और ये अफ्रीका का हिस्सा आ गया, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका आ गया। तो ये जो ब्रंट लाइन के ये वाले हिस्से हैं, मतलब ये जो इस कलर से, ये तो येलो कलर है, ये कुछ अलग ब्राउन और जो ऑरेंज कलर का मिक्स हम कह सकते हैं, ये या मटमैला कलर बोल दीजिए, ये जो कलर है ये वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है। ब्रंट लाइन यहाँ पर खींची गई, अभी देख लेते हैं। हाँ, कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध, कर्ज संकट, खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा जैसी समस्याओं के ने वैश्विक दक्षिण को प्रभावित किया, जिनका समाधान वैश्विक मंचों पर उपेक्षित रहा। भारत की पहल पर शुरू की गई कूटनीतिक प्रक्रिया है वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को एक मंच पर उनकी प्राथमिकताओं, चिंताओं और दृष्टिकोणों को साझा करने का अवसर ये देता है। इसमें 2024 में भारत ने वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, जिसका मुख्य विषय था एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, जिसमें 123 देशों ने भाग लिया। याद रख लीजिए, शीर्षक पूछे आते हैं। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था, मैंने जब पॉलिटी वाले क्वेश्चन, आईआर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो उससे जस्ट पहले जो हमने कुछ आईआर के क्लासेस ली थी, वहां से एज इट इज वो क्वेश्चन आए थे, मैंने बता रखा है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। पहले 2 शिखर सम्मेलन जनवरी नवंबर 2023 में वर्चुअल माध्यम से हुए, तो 3 सम्मेलन हो चुके हैं, हमने उसकी मेजबानी की है।
ग्लोबल साउथ जो है शब्द उसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी विद्वान कार्ल ओलेस्बी ने वर्ष 1969 में किया। ग्लोबल साउथ उन देशों को इंगित करता है जिनकी आमदनी कम है, अक्सर राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से जो हाशिए पर रहे हैं, जिनकी वैश्विक संस्थानों में प्रतिनिधित्व प्रभाव सीमित है, जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं, गुलामी कांड पीड़ित रहे हैं, जहां अभी भी डेवलपमेंट पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया या डेवलपमेंट के बहुत प्रारंभिक पायदान पर उनमें से अधिकांश राष्ट्र हैं। ये शब्द उन देशों के, हालांकि अभी हमारी तो अर्थव्यवस्था काफी अधिक उन्नत हो गई है, ये शब्द उन देशों के समूह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है जो राजनीतिक और आर्थिक शोषण से प्रभावित थे, जिन्हें ग्लोबल नॉर्थ के प्रभुत्व का सामना करना पड़ा। ग्लोबल नॉर्थ में से मैंने कहा कि अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया। ग्लोबल साउथ आमतौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशनिया जैसे क्षेत्रों को संदर्भित करता है। ये वे क्षेत्र हैं जो ब्रांट रेखा के दक्षिण में है। ये रेखा वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के मध्य आर्थिक विभाजन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है। फिर इसमें वैश्विक विकास समझौता जो है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट किया गया है, इसको जीडीसी बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 स्तंभों वाला प्रस्ताव रखा है, याद कर लीजिएगा। एक तो विकास के लिए व्यापार, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग जो होता है, क्षमता निर्माण, फिर प्रौद्योगिकी साझा करें, तकनीकों का साझाकरण किया जाए, क्योंकि विकसित देशों में तकनीकों हस्तांतरण में कई प्रकार की तकनीकी बाधाएं देखी जाती हैं, और फिर विशेष रियायती वित्त और अनुदानों की व्यवस्था की जाए। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व, हमारी ग्लोबल साउथ का जो डेवलपमेंट है और भारत की भूमिका उसको लेकर है पेज। 1964 में भारत ने यूएन में विकासशील देशों को एकजुट करने हेतु G77 के गठन में सहयोग किया था। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, जब देखिए उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण दक्षिण वार्ता, ये दो महत्वपूर्ण चीजें। उत्तर दक्षिण वार्ता का मतलब है विकसित और विकासशील देशों के मध्य की वार्ता, जैसे WTO में होती है, ठीक है, और जो या पर्यावरण सम्मेलन में हो जाती है। दक्षिण दक्षिण जो वार्ता होती है वो विकासशील देशों के मध्य होती है, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, G77 है। 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण का सम्मेलन था, उसमें भारत ने क्लाइमेट जस्टिस और संवेदनशील देशों की जिम्मेदारियों के अंतर को मान्यता देने हेतु CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत का समर्थन किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। भारत के नेतृत्व में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाना ऐतिहासिक उपलब्धि था। फिर वैक्सीन मैत्री पहल, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर मानवीय नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। लॉस एंड डैमेज फंड जो है, भारत ने COP27 में कमजोर देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण हेतु उस कोष की स्थापना का समर्थन किया। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत की ग्लोबल साउथ में निभाई गई जो भूमिका है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लिखिए या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनमें छांटिए। आपके सामने ऑब्जेक्टिव पेपर हो या डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो इस प्रकार के बिंदु वहां दिखाई दे सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा न्याय को सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके माध्यम से चाइना एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बहुत सारे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जोड़ने की बात करता है। सड़कें, रेलवे ट्रैक हैं, बंदरगाह हैं, पाइपलाइन है, तेल गैस वगैरह, इनके माध्यम से जोड़ने की बात करता है। लेकिन उसने क्या किया है कि ऋण जाल फेंका है, डेट ट्रैप पॉलिसी अपनाई है, जिसकी वजह से राष्ट्र जो है आर्थिक संकटों में फंस गए हैं, और जब वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उनसे उनकी परिसंपत्तियों को प्राप्त कर लेता है, वहां अपने सैनिक या अपने नागरिकों को बसाने की बात करता है, तरह तरह से उनका शोषण करता है। तो उसका एक विकल्प के रूप में, क्योंकि वो जो BRI पॉलिसी है उसकी वजह से एशिया के बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें संकट देखा गया, जैसे पाकिस्तान में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, श्रीलंका में देखा गया, नेपाल में चीन का प्रभाव देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए जरूरी है कि वो इसका काउंटर प्रस्तुत करे। तो कई देश ऋण संकट में फंसे, भारत इस संदर्भ में सतर्क और वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है। फिर क्वाड के माध्यम से भारत इंडो पैसिफिक में लोकतांत्रिक विकास कूटनीति को संस्थागत बना रहा है। भारत को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, विकास सहायता कूटनीति, जो कि जापान के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण रूप से काम में ली जाती रही है। एक पारदर्शी और विश्वसनीय सहायता नीति तैयार करनी चाहिए इसके लिए। वैश्विक दक्षिण, ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो है और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण में सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान देशों के साथ व्यापार, आधारभूत संरचना, किफायती ऋण के माध्यम से सहयोग को बढ़ाना चाहिए। भारत ने रुपए, UPI और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया, जिससे वित्तीय समावेशन जो है वो संभव हुआ है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला मिशन, देखिए सारे बिंदु महत्वपूर्ण है ना, मैं फटाफट से पढ़ते जा रहा हूँ। बहुत देखभाल से तैयार किए हैं, विभिन्न जो मैगजीन्स हैं, विभिन्न जो बहुत महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स हैं, वहां से ये चीजें तैयार की हैं। मैं सभी का आभारी हूँ उनका, जहां उन्होंने ये चीजें दे रखी थी और उससे हमने ये प्राप्त किया है। टाइम लगा इसमें अच्छा खासा। तो ये मिशन लाइव जो है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देता है। भारत ने स्किल इंडिया, महिला उद्यमिता, ITC कार्यक्रम के माध्यम से विकासशील देशों में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा दिया। इसकी जो पैनल PDF है ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, है ना, उसमें उसको जरूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं इसमें भारत बांग्लादेश।
संबंध को। भारत बांग्लादेश संबंधों में हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। अभी बांग्लादेश का जो विषय है, 2024 से काफी अधिक राजनीतिक अस्थिरता वहां चल रही है। वहां जो आवामी लीग शेख हसीना वाजिद के विरुद्ध वहां एक ऐसा जो है अस्थिरता का माहौल बनाया गया। उन्होंने वहां से भागकर भारत में शरण ली है और उसके बाद वहां अंतरिम सरकार बनी है। वहां कट्टरपंथ जो है बड़ा हावी हो गया है और भारत बांग्लादेश के संबंध जो बड़े मधुर रहे हैं शेख हसीना वाजिद के समय में, आवामी लीग के समय में, लगातार पिछले 15 वर्षों से बहुत ज्यादा समझौते वगैरह हमारे हो रहे थे, उनमें एक ठहराव आया है। और चूंकि अभी जो वहां के सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा चाइना की यात्रा करना और फिर जो भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, उनके संदर्भ में उनके द्वारा की गई बयानबाजी, इस पर मैं ऑलरेडी जो है अप्रैल मई के वीडियोज में बात कर चुका हूं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बांग्लादेश को लेकर अलग मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन यहाँ फटाफट से इसका संदर्भ हम ले रहे हैं। तो इस समय भारत बांग्लादेश के संबंध या बांग्लादेश के जो राजनीतिक हालात हैं करंट के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। उन वीडियोज को मैं उम्मीद करता हूं आप देखते आ रहे होंगे, है ना। मैंने हर वीडियो देखिए काम का ही बनाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध प्रदर्शनों के मध्य इस्तीफा देने, भारत में शरण लेने की खबर ने दक्षिण एशिया की राजनीति में उथल पुथल मचा दी। दक्षिण एशिया भी मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। दक्षिण एशिया का जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है वो क्या है ये हमने बता रखा है। सार्क जो कंट्रीज हैं, भारत और भारत के जो पड़ोसी कंट्रीज है, भारत और पड़ोस प्रथम की जो रणनीति है, ये सारा का सारा दक्षिण एशिया कहलाता है, ठीक है। नौकरी कोटा आंदोलन, विपक्ष का दमन, सत्तावादी नीतियां देश में भारी अशांति का कारण रही हैं। ये संकट ऐसे समय सामने आया जब पाकिस्तान के साथ तनाव है, म्यांमार में सैन्य शासन है, अस्थिरता है, वहां पर नेपाल के साथ मतभेद चल रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और मालदीव में सत्ता परिवर्तन। वहां सत्ता परिवर्तन के साथ मालदीव के साथ भी हमारे जो संबंधों में दिक्कतें आई थी शुरू में, अभी तो संबंध थोड़ा सुधार हो रहे हैं। मोहम्मद मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने, इंडिया आउट का नारा उनके द्वारा लगाया गया था, वहां के मंत्रियों के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे और ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे समय में एक और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र में इस प्रकार की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से यह अस्थिरता का कारण बनता है। आगे देखते हैं इसको हम लोग। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों की वापसी से बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को खतरा है, जिससे क्षेत्रीय शांति प्रभावित, बल्कि वहां बहुत ज्यादा बदलाव अभी हो चुके हैं। बहुत ज्यादा जैसे वहां के इतिहास लेखन जो है उसको पुनर्लेखन किया जा रहा है। भारत की भूमिका 71 का जो वॉर था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत की भूमिका प्रधान रही, उस योगदान को उनके द्वारा भुलाया जा रहा है। वहां जो शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में है, उनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो बहुत सारी वो चीजें जो कि भारत के प्रति बांग्लादेश में एक सहयोगात्मक रूप अपनाती थी और उसको जो है वहां मिटाया जा रहा है। साथ ही वहां जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि भारतीय जो मतलब जो गैर मुस्लिम जो भी लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो जो वहां अल्पसंख्यक है, उन पे तरह तरह के वहां पर अत्याचार वगैरह किए गए, जिसकी वजह से भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुए। भारत के लोगों द्वारा ये विरोध जो है वो दर्ज किया गया, ठीक है। तो शेख हसीना भारत की घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार रही, जिन्होंने आतंकवाद विरोधी कार्यों, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया। उनकी अनुपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां ला सकती है। बांग्लादेश में अस्थिरता चीन को हस्तक्षेप का अवसर दे सकती है, जैसा उसने श्रीलंका और मालदीव में सत्ता परिवर्तन दौरान किया, और ऑलरेडी वो वहां हस्तक्षेप कर रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, जिसके माध्यम से उसने बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की थी, बांग्लादेश के जो सैन्य आधुनिकीकरण है उसमें उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गलियारा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 2023-24 में $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। देखिए बहुत अच्छा जो है आंकड़ा है ये। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देश जो है बिम्स्टेक और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय। भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी और G20 सम्मेलन में भी, है ना, वहां पर भी बांग्लादेश को आमंत्रित करवाया था। और फिर रक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जो है, सैन्य अभ्यास, संप्रीति थल सेना और बोंगो सागर नौसेना, एक जो दो देशों के मध्य जो अभ्यास चलते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऐसे 10, 15, 20 अभ्यास आप रट लीजिए, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। फिर ये मैत्री पाइपलाइन है, ये वहां के संदर्भ में रेलवे कनेक्टिविटी, अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, छठा क्रॉस बॉर्डर रेल मार्ग है। मोंगला बंदरगाह को पहली बार रेल मार्ग से जोड़ा गया। ये करंट इवेंट है अभी जो हाल में हुए हैं। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसमें भारत, बांग्लादेश और रशिया का त्रिपक्षीय सहयोग जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। प्रमुख चुनौतियां नदी जल विवाद हैं। 54 नदियां हैं, जिसमें 54 नदियां बहती हैं एक दूसरे दो देशों के मध्य में, जिसमें तीसरा नदी जल विवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण विवाद है। गंगा नदी जल समझौता हो चुका, पहले फरक्का समझौता हुआ था 77 में, फिर 96 में गंगा नदी जल समझौता हुआ। अवैध प्रवासन और रोहिंग्या संकट है, क्योंकि सबसे लंबी जो सीमा है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, 4096 किमी लंबी सीमा, और 4096.4 या 0.6 आ जाता है वो। और पोरस बॉर्डर है, छिद्रदार बॉर्डर है। छिद्रदार बॉर्डर वो होता है जहां तारबंदी करने में कठिनाई होती है, नदियों से या जो है वनों से वो बॉर्डर बनता है, ठीक है। फिर मादक पदार्थ, मानव तस्करी है।
बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव है, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों देशों में साझा इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक निकटता को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करना दोनों ही देशों के हित में है। फिर हम लेते हैं एक और यहाँ पर संदर्भ, ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ भारत पाक संबंधों के संदर्भ में हम ले सकते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल पिछले 2 महीने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित घटनाक्रम के रूप में रहा है ये पहलगाम में आतंकी हमला और भारत की प्रतिक्रिया, 5 सूत्रीय कार्य योजना। इस पर मैंने सिंधु जल संधि का जो स्थगन था उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जैसे ये हुआ था उसी दौरान हमने बना लिया था, उसको देख लीजिए आप लोग। इस हमले में 26 नागरिकों की मृत्यु हुई। आतंकी संगठन था रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, उसने जिम्मेदारी ली थी, जो कि 2020 में लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन के रूप में उसका उदय हुआ। 2023 में भारत सरकार द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो एक्ट है UAPA जिसको बोलते हैं, उसके तहत इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। ये तो हो गई इसकी पृष्ठभूमि। फिर भारत की 5 सूत्रीय कड़ी प्रतिक्रिया। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि, जो 1960 की सिंधु जल संधि है, उसका निलंबन किया और एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर प्रस्तुत किया। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। दूसरा, अटारी वाघा सीमा चेकपोस्ट बंद किया, केवल वैध दस्तावेज वाले नागरिकों को 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी गई। फिर सार्क वीजा छूट योजना को रद्द किया गया, इस पर मैं बात कर चुका हूं। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए साउथ एशियन वीजा एग्जेम्पशन स्कीम समाप्त की गई, जिसके माध्यम से वहां के कलाकार, पेशेवर खिलाड़ी सार्क देशों के एक दूसरे देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए योजना बंद कर दी हमने। पाकिस्तान सैन्य सलाहकारों का निष्कासन किया। दिल्ली में तैनात जो पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया, उन्हें अपने क्षेत्रों में लौटने की हमने निर्देश जारी कर दिया। भारत ने अपने सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में स्टाफ कटौती की गई। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने एक सैन्य अभियान अपना संचालित किया बहुत महत्वपूर्ण रूप से 6 और 7 मई 2025 के मध्य। उसमें रात हमने 1 से 1:30 बजे के मध्य भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं के साथ मिलकर एक सैन्य अभियान चलाया, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अभियान रहा। इसका उद्देश्य था भारत की जमीन पर सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार जो गुटों की क्षमताओं को खत्म करना। इस कार्रवाई में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर जो POK वाला जो एरिया है, उसमें उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर सटीक और लक्ष्य केंद्रित, नपी तुल्य और नॉन एक्सकेलेटरी यानी गैर भड़काऊ कार्रवाई है, इसलिए हमने वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में हमने वहां के जो आतंकवादी ठिकाने उनको ध्वस्त किया। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हमने पहुंचाया निश्चित रूप से इसमें, और ये बड़ा सफल अभियान रहा भारत की तरफ से। इस ऑपरेशन में 9 जगहों को निशाना बनाया गया, 4 पाकिस्तान में और 5 उसके कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्र में। फिर आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक। अब नया टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, ये बलूचिस्तान का भी संदर्भ 2024 में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। इस पर फिर से एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और ये अप्रैल मई में हमने ये टॉपिक बनाया है, उसी में से मैंने एक पेज ये लिया। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जारी है, संसाधनों का शोषण, विकास की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। पाकिस्तान और चीन की जो परियोजनाएं हैं उनके खिलाफ बलूच संगठनों का विरोध। चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को शिनजांग प्रांत से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है ना। तो ये जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको हल्का सा इधर देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा ये स्लाइड जो है ये इधर तक आ गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है ये। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ। ये यूट्यूब पे हमने अप्रैल मई 2025 में YT पर ऑलरेडी है ये, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा उसमें बता रखा था, वहीं से ये चीजें ली हैं, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये देखा होगा, इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन करता रहता हूँ ना। आज देखिए कितने सारे वीडियोस, क्योंकि ये सब करंट अफेयर ले रहा था मैं अप्रैल मई में, तो बार बार मैं निवेदन यही कर रहा था आप लोगों से कि इनको देख लीजिए वीडियोस को। आज पता चल रहा होगा, ठीक है। ये 4 पेज मैंने वहां से लिए हैं, 10-12 स्लाइड्स पे वहां ले रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे सारा आपको स्लाइड जो है मिल जाएंगी। ये भारत का दृष्टिकोण है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत श्रीलंका संबंध ये देख लेते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा 2025 का इसमें संदर्भ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भारत आए थे, 24-25 का संदर्भ है, उसको देख लेते हैं। नेबरहुड फर्स्ट नीति, जो पड़ोस प्रथम की नीति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण एशिया में हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनके साथ हमारी स्थलीय और जलीय सीमाएं मिलती हैं, उनको हम महत्व देते हैं। तो भारत की प्राथमिकता दर्शाता है महासागर दृष्टिकोण, यानी मैरीटाइम अवेयरनेस फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। पहले सागर दृष्टिकोण था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अब महासागर है नाम इसका, तो मैरीटाइम अवेयरनेस हो गया इसको, ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। ये मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं।
5 वर्षीय रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें संयुक्त अभ्यास है, समुद्री निगरानी, रक्षा उत्पादन सहयोग, इस पर बात हुई है। फिर श्रीलंका ने भारत को आश्वस्त किया कि उसका भू क्षेत्र भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं होगा। ये चीन की रणनीति को संतुलित करने के संकेत के रूप में देखा, क्योंकि 2022 में चाइना में श्रीलंका में बहुत भारी आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट देखा गया था। मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई थी, वहां के जो शीर्ष नेतृत्व थे देश छोड़कर भाग गए थे और वहां चाइना का प्रभाव उसमें बहुत ज्यादा दिख रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट जो था वो श्रीलंका ने चीन को 99 वर्ष के लीज पर दे दिया था, तो उस समय पर बड़ी विपरीत प्रकार की स्थिति देखी जा रही थी। अभी श्रीलंका में सुधार हुआ है और भारत का सामुद्रिक पड़ोसी है, हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी जो भू राजनीतिक भू सामरिक दृष्टि है उसकी वजह से इसका बड़ा महत्व माना जाता है। ये एक 91.27 मिलियन डॉलर की सहायता से माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण, ये फैक्ट है, देख लीजिएगा। सामपुर सोलर प्रोजेक्ट 5000 धार्मिक स्थलों को सोलर पैनल सप्लाई, कुल 25 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन। भगवान बुद्ध के अवशेष जो है श्रीलंका के विशाख समारोह में श्रीलंका, इसमें लिखा था मई में भेजे जाएंगे, तो हो सकता है भेजे जा चुके हों मई में, मुझे ध्यान नहीं है वो समारोह हो चुका है क्या। आप देख सकते हैं, उसको अपना अपडेट कर लीजिएगा। ये सांस्कृतिक बौद्ध विरासत के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। श्रीलंका ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। फिर जो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, बिम्स्टेक जैसे मंचों से सक्रिय भागीदारी है। भारत और श्रीलंका दोनों क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और हिंद महासागर की स्थिरता के लिए सहयोग कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की। 2024-25 संदर्भ है जो उनकी पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा का फोकस रहा व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर चर्चा की गई है। भारत द्वारा एलएनजी की आपूर्ति, लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस होती है, तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, भारत श्रीलंका यूएई के मध्य ऊर्जा पाइपलाइन की घोषणा। जैसे बांग्लादेश के संदर्भ में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत बांग्लादेश रशिया के सहयोग से, यहाँ भारत श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ऊर्जा पाइपलाइन की घोषणा। त्रिकोण माली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने, पवन ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी पर सहमति, बुनियादी ढांचा संपर्क, नौका सेवाओं की बहाली, केंके संतुराई बंदरगाह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आवास परियोजना पर ध्यान। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट तो सबको ध्यान है, ये एक नया नाम है बिल्कुल, केंके संतुराई बंदरगाह है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा। फिर समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने प्रतिबद्धता। संकट के समय भारत ने $4 बिलियन की सहायता दी थी। श्रीलंका ने ब्रिक्स में शामिल होने और संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत से समर्थन मांगा है। भारत सार्क में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। $5.5 बिलियन जो है व्यापार हुआ है 2023-24 में। एक इंडिया डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम है, इसके अंतर्गत लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है। भारत से श्रीलंका की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कुछ चुनौतियां हैं, एक तो कच्चटीव जो टापू है उसका विवाद है, चाइना की वहां उपस्थिति वो विवाद है, मछुआरों का विवाद है, ये मैंने लिख रखा है। वैसे भारतीय मछुआरों द्वारा श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया जाता है, वो विवाद हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर वो छूटते हैं, तटीय संघर्ष है। कच्चाद्वीप टापू विवाद 2024 में काफी अधिक इसका संदर्भ रहा था। उस समय इलेक्शन थे भारत में, तो इलेक्शन के समय भी मुद्दा आया था। लोकल पॉलिटिक्स का भी में भी इस मुद्दे को लेकर काफी अधिक जो है विवाद देखे गए थे। फिर श्रीलंका में तमिलों के लिए ये 1987 का जो संदर्भ आ जाता है, 1987 से संदर्भ चला आ रहा है। ये जो भारत श्रीलंका समझौता हुआ था 29 जुलाई 1987 को, तमिलों के लिए 73वें संविधान संशोधन क्रियान्वयन में देरी। वहां जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी जो प्रांत हैं, जो तमिल बहुल क्षेत्र थे, उनको स्वायत्त बनाना, वहां प्रांतीय परिषदों के इलेक्शन वगैरह का संदर्भ था। चीनी प्रभाव, हम्बनटोटा पोर्ट जैसी परियोजना में चीन की भागीदारी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सीमा निर्धारण को लेकर भारत श्रीलंका में संघर्ष की स्थिति। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत भूटान संबंध को देख लेते हैं हम लोग। काफी सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया। देखिए एक क्लास में वैसे एक पूरा आईआर एक ही क्लास में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना वीडियो आ जाता है। बाकी ये फिर पैनल पीडीएफ में दे रहा हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। भूटान स्थल आवेशित देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं इसको, लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, लैंडलॉक्ड लॉक्ड देश, ठीक है। लैंडलॉक्ड देश होता है ये, और भारत तो चीन के मध्य स्थित है, और बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में आ जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और फिर तिब्बत, ये उसमें उसका संदर्भ है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बाद भौगोलिक स्थिति, डोकलाम पठार विवाद 2017 में था, इस पे तो कई बार बात कर चुके हैं। भूटान नरेश की भारत यात्रा 2025 का संदर्भ है ये। इसमें दोनों देशों ने आर्थिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता दोहराई। असम जैसे सीमावर्ती राज्यों की उपराष्ट्रीय कूटनीति, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, सब नेशनल डिप्लोमेसी।
इसको पैरा डिप्लोमेसी भी कई बार बोल देते हैं। आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों में सुदृढ़ीकरण हुआ है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट नामक स्थायी आर्थिक केंद्र को विकसित करने में मदद का आश्वासन दिया है। ये परियोजना भूटान की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान में सकल जो खुशहाली सूचकांक है वो होता है ना, वहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, सकल खुशहाली सूचकांक, हरित प्रदेश है पूरा का पूरा, और तिब्बती संस्कृति बौद्ध संस्कृति का वहां प्रभाव है, तो शांति की सुकून जो है वो वहां के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मानी गई है। फिर ये 1020 मेगावाट है ना, 1020 मेगावाट की पुना सांगचू परियोजना, सेकंड परियोजना महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नंबर 1 इसकी परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने में दोनों पक्ष सहमत हैं। भारत के असम राज्य के दर्रांग जिले में एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन हुआ है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र भारत के असम राज्य के बीच पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। उपराष्ट्रीय कूटनीति का मतलब होता है कि सीमावर्ती जो राज्य हैं उनको भी वैदेशिक नीतियों के अंतर्गत दूसरे देश के साथ बातचीत में, वार्ता में उसकी भी सक्रिय भागीदारी को प्रस्तुत करना। तो जैसे जैसे वैश्विक व्यवस्थाएं डेवलप हुई हैं, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मात्रा में दिखाई देती हैं। एक सेकेंड, इसको सा ये थोड़ा सा स्लाइड जो है वो कोड का जो प्रोफॉर्मा है, ठीक है, अब सही है ना। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रीय कूटनीति से तात्पर्य, ये मैं लिख दिया, जो भी आपको बताया था ये वही चीज है, ठीक है। और ये इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया कि राज्यों की भागीदारी विदेश नीति में, ठीक है, ये उपराष्ट्रीय कूटनीति का संदर्भ है। फिर भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी 2024 में, जिसमें हरित ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र, रणनीतिक संवाद, भारत ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। भूटान भारत की हरित ऊर्जा क्रांति का महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता हेतु रणनीतिक सहयोग। 1949 की ये क्रोनोलॉजी है। शांति मित्रता संधि 2007 में उसे संशोधित किया गया। नेपाल के साथ 1950 की संधि है और भूटान के साथ 49 की। भूटान को विदेश नीति में अधिक स्वायत्ता दी गई। ये जल विद्युत परियोजना है ताला पुनसांगचू। व्यापार वाणिज्य, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहां के जो कार्मिक हैं, कर्मचारी, अधिकारी, उनको अपन प्रशिक्षण देते हैं, सेना को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं वहां। भारत भूटान की पंचवर्षीय योजना का प्रयोग करता। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग दिया हमने, 5,000 जो है करोड़ रुपए की सहायता दी। अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता दे रहे हैं हम। देखिए 13वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या आ गया, यहाँ हमने लिया था अभी शायद, हाँ 24 से 29 के लिए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 18 से 23 के लिए, ठीक है। ये भूटान को भारत के डे अहड मार्केट होता है जहां बिजली से संबंधित जो निविदा, टेंडर, और वहां जो है बिजली का, क्योंकि मैंने भी देखी, मुझे भी ध्यान नहीं था, मैंने भी गूगल पे देखा था तो उसकी डिटेल आई थी। डे अहेड मार्केट, जहां बिजली के उत्पादन और उससे रिलेटेड जो है बिजली का निर्यात और उसको बेचने की अनुमति दी जाती है। तो हमने यहाँ भारत के डे अहेड मार्केट में 64 मेगावाट बिजली बेचने की अनुमति उसको दी है। नवंबर 2022 में भारत ने भूटान सैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ये भी सर्वोच्च सम्मान, तो देखिए अभी तक हमने देखा कि श्रीलंका ने सम्मान प्रदान किया, ठीक है, और यहाँ जो है भूटान सम्मान दे चुका है, एक देश और अभी हमने देखा था। तो ये एक बार मेरा निवेदन है कि जितने भी देशों में जो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं उनकी संख्या याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो ये सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत ये चीज आ जाती है ना। 2007 की भारत भूटान मैत्री संधि, 2016 का वाणिज्य व्यापार पारगमन समझौता, भारत के माध्यम से भूटान को निर्बाध बाजार पहुंच, भूटान के कुल एफडीआई का 50% भारत से। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा द्वारा गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी की घोषणा। फिर बीबीआईएन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, गलियारा कह सकते हैं, मोटर वाहन समझौता, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल क्षेत्रीय उपसमूह। ये मोटर वाहन समझौता है ना, मोटर वाहन समझौता इसको बोला जाता रहा। ये 2015 से ही वैसे चला आ रहा है और इसमें थोड़ा सा दिक्कतें थी पहले। सीमा पार संपर्क को बढ़ाना, लॉजिस्टिक, व्यापार, पर्यटन को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय एकीकरण का प्रयास। जून 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसमें क्या था कि जो ट्रकों के, वाहनों के आवागमन से भूटान में प्रदूषण हो सकता था, इसलिए भूटान जो बाद में समझौते से पीछे हट गया है ना। भूटान में स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता, स्थानीय समूह संसद में विरोध, परिणामस्वरूप भूटान ने समझौते को स्वीकृति नहीं दी। भूटानी संसद ने बीबीआईएन एमवीए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है ना, एमवीए का मतलब हो गया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, मोटर वाहन समझौता, से पीछे हटने का निर्णय लिया। उसके बाद 3 देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल 2017 में जो है इसके साथ आगे बढ़े हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा, इस पर देख लेते हैं। भारत की सामुद्रिक जो कूटनीति है उसके संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा, ये आप देख पा रहे होंगे।
श्रीलंका और ये मालदीव की स्थिति, तो दोनों ही सामुद्रिक पड़ोसी हैं भारत के और भारत से बिल्कुल नजदीकी है इनकी। और ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। जब मालदीव के साथ विवाद हुआ था तो हमने लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिया था, है ना, मालदीव को काउंटर करने के लिए उसकी नीतियों का प्रतिकार करते हुए, ये उस समय चीजें देखी गई थी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पहली भारत यात्रा थी, जिन्होंने पहले भारत विरोधी रुख अपनाया था, इंडिया आउट का नारा लगाया था उन्होंने। ये यात्रा ने भारत मालदीव संबंधों को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स, $400 मिलियन के ऋण और 30 अरब रुपए की मुद्रा अदली बदली योजना में सहायता दी। ये सहायता मालदीव के गंभीर विदेशी मुद्रा संकट, ऋण संकट को संभालने हेतु दी गई। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई। रुपे कार्ड, ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस जो सिस्टम है वो बहुत सारे देशों के साथ इस समय हमारा लागू हुआ है। और फिर जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान प्रणाली आसान बनेगी। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहमत हुए हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है जैसे मंचों पर सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। भारत मालदीव का प्रथम प्रतिक्रियादाता है। 2014 का जल संकट हो, चाहे कोविड-19 के समय की वैक्सीन मैत्री पहल हो, चाहे 98 का वहां सत्ता परिवर्तन के लिए एक जो सैन्य विद्रोह हुआ था उसके समय ऑपरेशन कैक्टस जो चलाया गया। मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक समुद्री मार्गों पर स्थित है, ये हमारी सामुद्रिक कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है स्थिति। और फिर भारत का लगभग 50% व्यापार, 80% ऊर्जा जो आयात है इन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है। चाइना की रणनीति का संतुलन। भारत मालदीव संबंधों की चुनौतियां क्या क्या देखते हैं। मालदीव की चीनी निवेशों पर बढ़ती निर्भरता भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत विरोधी भावना और बयानबाजी ने द्विपक्षीय संबंधों को कभी कभी तनावपूर्ण बना दिया है। फिर आगे देख लेते हैं भारत अफगानिस्तान वार्ता। अफगानिस्तान के संदर्भ में हमने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी मदद की है, लेकिन 2021 से वहां तालिबान सरकार का आगमन हुआ। तालिबान को आधिकारिक मान्यता हमने नहीं दी है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारे लिए मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की जो भू राजनीति उसके दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अफगानिस्तान में किस प्रकार से अपने भू राजनीतिक जो समीकरण है उनको साध पाते हैं, अपने हितों को वहां पूरा कर पाते हैं। भारत के विदेश सचिव ने दुबई में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से वार्ता की। ये सब 2024-25 की घटनाएं हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। ये अब तक की सर्वोच्च वैचारिक वार्ता मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों की रक्षा करना है। भारत अब तक 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, कोविड वैक्सीन, सर्दियों कपड़े, स्टेशनरी, कीटनाशक, पोलियो ड्रॉप्स और भूकंप राहत सामग्री वहां भेज चुका है। भविष्य में विकासात्मक सहायता भागीदारी बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह, अभी मैंने लिया है चाबहार बंदरगाह का संदर्भ, देखेंगे ईरान और भारत के मध्य है ये। व्यापार और मानवीय सहायता के ट्रांजिट के लिए चाबहार बंदरगाह का प्रयोग हुआ है। चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के हमारे कई उद्देश्य हैं। एक तो चीन के बीआरआई का विकल्प हमने खोजा है, क्योंकि चीन के बीआरआई का एक टुकड़ा जो है जिसे हम चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं वो वहां आता है ग्वादर पोर्ट तक। तो हमने ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया। फिर चाबहार होते हुए अफगानिस्तान तक जाने के लिए जेराज दिलराम सड़क परियोजना, जिसके माध्यम से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक हम पहुंच सकते हैं। सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, है ना, जहां से तेल, प्राकृतिक गैस और हमारे जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध जहां से रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण हो गया। खेल सहयोग, मैं बार बार देखिए वही चीजें हैं, बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, बार बार हम दोहराते हैं, चीजें याद हो जाएंगी और थोड़ा डेटा हमारे पास होना चाहिए नया। खेल सहयोग, क्रिकेट सहित युवा सशक्तिकरण पर सहमति से सामाजिक जुड़ाव बनेगा। भारत के लिए वार्ता प्रेरक कारण क्या है। तालिबान और पाक संबंधों में इस समय थोड़ा खटास आई है, क्योंकि अभी देखा भी गया था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के जो हिस्से हैं वहां पर विरोध हुआ। पाकिस्तान ईरान के संबंधों में तनाव देखा गया। तो ये स्थितियां हैं। ईरान की प्राथमिकता बदल गई है। चीन अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन, शहरी विकास में निवेश कर रहा है, इसलिए भारत का वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी है। भारत इसका काउंटर करना चाहता है। भारत ने तालिबान से मांग की है कि भारत विरोधी जो आतंकी संगठन उनमें अंकुश लगाए। भारत का अफगानिस्तान में योगदान 20 वर्षों का $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। वहां हमने संसद भवन का निर्माण कराया, वहां सलमा बांध परियोजना उसका हमने पूरा करवाया, जेराज देलराम जो सड़क परियोजना है वो हमने पूरी करवाई। ये चीज हमने लिखी है। और चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया से संपर्क हुआ है। भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व क्या है। पाकिस्तान को बाईपास करेंगे हम और मध्य एशिया तक पहुंच सकते हैं। चाबहार बंदरगाह अभी देखेंगे अपन, उसकी एक मैप लिया है अपन ने। और अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता आतंकवाद से मुकाबले के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान चीन के प्रभाव को भू राजनीतिक संतुलित करने हेतु भारत की उपस्थिति अहम है। विकास और मानवीय सहायता भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति को मजबूत करती है। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। तो अप्रैल मई में यदि देखी थी क्लासेस, नहीं देखी तो अब देख लीजिए, वहां सॉफ्ट पावर हार्ड पावर पे भी वीडियो बना रखा है ना। मुख्य चुनौतियां क्या है। भारत ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी अब तक, क्योंकि तालिबान की एक शाखा का संबंध अलकायदा से रहा, आतंकी संगठन से रहा है। कट्टरपंथ है वहां बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर। हक्कानी नेटवर्क है, अलकायदा समूह भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं।
हजारों अफगान शरणार्थियों की उपस्थिति, संसाधनों पर दबाव और कट्टरपंथी तत्वों का खतरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के विरुद्ध बफर जोन के रूप में देखता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं वहां संबंधों के सुधार के लिए। अब आगे देखते हैं नया टॉपिक। आगे नया टॉपिक है भारत और ईरान का, ठीक है, पश्चिमी एशिया के संदर्भ में। ये चाबहार बंदरगाह समझौता 2024 का संदर्भ है। भारत ईरान रणनीति शायद वैसे तो 20 वर्ष हो चुके हैं समझौते को, है ना, लेकिन अभी उसमें लगातार कुछ कुछ प्रयास चलते रहे। अच्छा, ईरान इस समय फिर से चर्चित है। 2015 का JCPOA जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वो बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय। P5+1 जर्मनी और जो यूएन के 5 स्थायी सदस्य देश उनके साथ ईरान का समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ईरान अपने जो यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा, ईरान के परमाणु संयंत्र जो है वो निगरानी में रहेंगे, और फिर ईरान को मानवीय सहायता, उसके साथ व्यापार, तेल वगैरह पर जो लगाए गए प्रतिबंध वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आया 2017-18 में उस समझौते से हट गए थे। फिर अभी वापस आए हैं तो ईरान का इस समय स्थिति बदल चुकी है। वहां पर इजराइल के साथ ईरान का विवाद चल रहा है, और अभी तो जब आज हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से लगातार ईरान और इजराइल के मध्य एयर स्ट्राइक और युद्ध जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। वैसे 2 वर्ष पूर्व से जब से इजराइल हमास संघर्ष है, वहां ईरान जो है वो हमास का समर्थन कर रहा है, हिजबुल्लाह का वो समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान के मध्य एक प्रतिद्वंदिता है। तो ये स्थितियां लगातार बदल रही हैं IR की, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये हम देखें, यहाँ से ये चाबहार पोर्ट की स्थिति है, ये ग्वादर आ गया, और ये यहाँ से अफगानिस्तान तक जाता है एरिया, और यहाँ से फिर हम मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं। तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान जो है ईरान का ही पड़ोसी है, पाकिस्तान का पड़ोसी है और मध्य एशिया का पड़ोसी है। अफगानिस्तान की स्थिति एक्चुअली दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के बिल्कुल केंद्र में आ जाती है। तो हम यहाँ चाबहार पोर्ट पहुंचते हैं, हिंद महासागर में स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। ग्वादर पोर्ट का प्रत्युत्तर हम दे देते हैं, BRI का काउंटर हम कर देते हैं। साथ ही यहाँ से जेरान दिलराम सड़क परियोजना के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंचते हैं, और वहां से हम मध्य एशिया पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाने की जरूरत खत्म हो जाती है, ठीक है। ये मैप देख लीजिए। भारत ईरान के मध्य 10 वर्षों का दीर्घकालिक समझौता हुआ है। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान की PMO, बाकी जो शायद पोर्ट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होगा मेरे हिसाब से, देख लेंगे। संचालन शेष शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल, चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह, लोकेशन है मकरान तट, बलूचिस्तान प्रांत। 2 मुख्य टर्मिनल, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहस्ती। ये तो हो गया इसका पृष्ठभूमि। 2015 में भारत ईरान के मध्य MOU हुआ। 2016 में भारत ईरान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौता हुआ क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और 10 वर्षीय समझौता स्वचालित नवीनीकरण प्रावधान के साथ, ये 2024 में हुआ है। चाबहार का रणनीतिक महत्व क्या है? भारत की कनेक्ट टू वेस्ट जो रणनीति है, पश्चिम की ओर से जुड़ने की रणनीति, पश्चिम एशिया के लिए उसमें महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के बाईपास के रूप में वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ाव है। भारत ईरान रूस यूरोप संपर्क में भूमिका, भारत की मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच होती है इससे। व्यापारिक मार्गों में विविधता, समुद्री सुरक्षा और भारतीय प्रभाव को सुदृढ़ करना, और ग्वादर बंदरगाह पाक और चीन का रणनीतिक संतुलन। मुख्य चुनौतियां क्या है? ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हो गया, ठीक है। इसका जो संदर्भ है JCPOA जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 का, ये देख लीजिए, बता चुका हूं वैसे तो, जो बात बोली उसको ध्यान रख लीजिए। क्षेत्रीय अस्थिरता, सुरक्षा चिंता, हूती विद्रोह, लाल सागर में खतरा, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव के व्यापार पर प्रभाव, ईरान इजराइल प्रतिद्वंदिता, ईरान इजराइल संघर्ष, ईरान और सऊदी अरब के मध्य प्रतिद्वंदिता रही है, शिया सुन्नी जो प्रतिद्वंदिता है इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत UAE देख लेते हैं इसका संदर्भ। भारत और UAE ने असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। असैन्य परमाणु ऊर्जा पश्चिमी देशों के साथ हमने किया, अमेरिका के साथ किया, फ्रांस के साथ किया, जापान के साथ किया, श्रीलंका के साथ किया, अभी UAE के साथ हुआ। ये सहयोग विशेष रूप से बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए होगा, जिसमें भारत और UAE की कंपनियां शामिल हैं। यह संयंत्र अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। LNG आपूर्ति के दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सामरिक पेट्रोल रिजर्व हेतु भारत UAE संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। कॉम्प्रेहेंसिव जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला है। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापक साझेदार। देखिए, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जो है वो हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, भारत के जो ऊर्जा कूटनीति है, भारत का जो प्रवासी समुदाय है वहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस हमारे पास आता है। फिर हमारे सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध है, फिर भारत का भू राजनीति, भू सामरिक संदर्भ है, उनकी वजह से क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा डेटा आप देख लीजिएगा, इसको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, डेटा देख लीजिएगा। UAE में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई है। इसरो और UAE के स्पेस एजेंसी ने जो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष उपयोग और अन्वेषण हेतु समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन है, आतंकवाद विरोध, खुफिया साझा करना, तेजस ब्रह्मोस आकाश प्रणाली में रुचि।
ये थोड़ा आठवां बिंदु थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, बहुपक्षीय मंचों में साझेदारी है, I2U2 समूह, भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका, अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये चीजें देखी गई। एक IMEC गलियारा, उसमें यूएई की भागीदारी, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, 8वां नंबर बिंदु। फिर यूएई में 3.5 मिलियन यानी लगभग 35 लाख भारतीय प्रवासी हैं। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन, सांस्कृतिक सहिष्णुता और साझी विरासत का प्रतीक है, ठीक है। तो ये एक यूएई के साथ हमारे संबंध अभी हाल फिलहाल के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला बिंदु भारत सऊदी अरब संबंध, ठीक है, इस पे ले लेते हैं फटाफट से। पश्चिम एशिया का चल रहा है इसमें। इनका ऐतिहासिक विकास 1947 से है, राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं 2006 में दिल्ली घोषणा, 2010 रियाद घोषणा और 2009 जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ना, सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना हुई है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म, सामरिक भागीदारी परिषद। 2019 में मोदी जी की वहां जो यात्रा हुई थी उसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अभी 24 में उन्होंने फिर से यात्रा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्रा और SPC की बैठक, दूसरी बैठक का आयोजन हुआ 2025 है शायद संभवतः। सऊदी अरब का 100 अरब USD निवेश का संकल्प है, US डॉलर का। ऊर्जा आधारभूत संरचना, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर में साझेदारी, 2 रिफाइनरियों की स्थापना और निवेश में प्रगति हुई है। ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग्स यानी जो समझौता ज्ञापन है वो हुए हैं। अंतरिक्ष सहयोग इसरो और सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य हुआ है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग, डोपिंग रोधी सहयोग नाडा और SAADC सऊदी के मध्य, और डाक सेवाएं, पार्सल सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग हुआ है, ठीक है। फिर व्यापार और निवेश दिया है 2023-24 में, द्विपक्षीय व्यापार, भारत से निर्यात, भारत से आयात, ये आंकड़े हैं, रट इसलिए लीजिए कि मेंस वगैरह में जब लिखते हैं तो उस समय ये काम आ जाते हैं, उन्हें हमें जब डेटा देते हैं तो थोड़ा सा उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, सऊदी भारत का 5वां सबसे बड़ा साझेदार। सऊदी अरब से FDI 2000 से 2024 के मध्य $3.22 बिलियन, भारत में 20वें स्थान पर, और सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, ठीक है, और LPG आपूर्ति में भी तीसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय जो है वो 2.6 मिलियन भारतीय सऊदी में रहते हैं। भारत का प्रवासी समुदाय लिख देते हैं इसको, है ना। और सऊदी का विजन 2030 तेल पर निर्भरता कम करना, भारत मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, भारत की सौर और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक जिसमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत सऊदी मिलकर सौर ऊर्जा सुपर पावर बन सकते हैं। फिर वहां जो क्षेत्रीय अस्थिरता है वही जो पश्चिम एशिया की है। क्षेत्रीय अस्थिरता, यमन का जो हुती विद्रोह है उससे सऊदी अरब को में अस्थिरता होती है। सऊदी अरब और ईरान का जो संघर्ष है उससे होती है। वहाँ आतंकी जो संगठन है ISIS का जो खतरा है उसकी वजह से वहाँ खतरे हैं। यमन, कतर, सीरिया में सऊदी की सैन्य राजनीतिक भूमिका। सीरिया में लंबे समय से ग्रह चल रहा है, हम जानते हैं, आज लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। सीरिया में 2010-11 के बाद जब अरब स्प्रिंग आई और 2013 से वहाँ वो स्थितियां देखी जा रही हैं, 10-15 वर्ष हो गए हैं। सऊदी ईरान प्रतिबद्धता भारत के लिए ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलन बनाना एक चुनौती है वहां पर। फिर नेक्स्ट है भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कुवैत में। 1981 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा रही। भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। PM मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे नागरिक सम्मान दिए गए हैं, इनका सांस्कृतिक महत्व होता है, बार बार कह रहा हूँ। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता जो भारत की तेल जरूरतों का 3% पूरा करता है। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासी, सबसे बड़े प्रवासी समूह वहां का कुवैत का भारतीय है। ये प्रवासी अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। मुख्य समझौते सहयोग क्षेत्र, राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक, तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा पर समझौता ज्ञापन, विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना, प्रमुख कार्य समूह, सांस्कृतिक और खेल सहयोग, और ये 2025 से 29 का एक सहयोग समझौता। फिर कुवैत का विजन 2035 जो है तेल के परे अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की योजना, ऐसा ही सऊदी अरब का विजन है। इसमें भारत की भागीदारी विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, सतत ऊर्जा इसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि, बुनियादी ढांचा, तकनीक में। भू राजनीतिक महत्व, कुवैत जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है ना, खाड़ी सहयोग परिषद। और पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित जो रणनीतिक उपस्थिति है उसका केंद्र रहा है। फिर भारत कतर संबंध है, ये मैप है पश्चिम एशिया का, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरब और यमन।
भारत और कतर के मध्य द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक, ऊर्जा आधारित और सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं। हालिया दौर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा ने संबंधों को नई दिशा दी है। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार है जिसे 2030 तक $28 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कतर ने $1.5 बिलियन का निवेश पहले किया है, अतिरिक्त $10 बिलियन का वादा किया है बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और मशीन लर्निंग में, और दोहरे कराधान से बचाव हेतु एक संशोधित समझौते की घोषणा की गई है। एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। भाई देखिए, ये जो हम बात अभी कर रहे हैं एक तरह से आईआर का करंट अफेयर जो है रिवीजन के रूप में है। हर मंथ की जो मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हमने यहाँ ये किया है कि उन सारी घटनाओं को एक जगह लेने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। कुल निवेश इतना है कतर में करीब 8.35 लाख भारतीय, जो वहां की कुल जनसंख्या का 27%, वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। ऊर्जा साझेदारी है और ये रणनीतिक साझेदारी लिंक वेस्ट पॉलिसी के तहत कतर को प्रमुख भागीदार के रूप में स्थान दिया गया है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति के कारण आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा में सहयोग। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें गलियारों पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गलियारे हैं जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत के लिए रणनीतिक व्यापार मार्ग है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत है, फिर ईरान है और ये रशिया। 3 देशों की संयुक्त परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, अब तो बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल हो गए हैं। 7,200 किलोमीटर लंबी परियोजना और इससे काफी अधिक समय संसाधन की बचत होती है ना। तो गलियारे हैं ये, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक IMEC गलियारा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और चाबहार वाला जो बंदरगाह है, कलादान मल्टी मोड ट्रांजिट परियोजना है। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की हैं। रूस ने पहली बार INSTC के माध्यम से कोयले से भरी 2 ट्रेनें भारत भेजी, ये 2024 की बात है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर है। भारत, ईरान, रशिया, मध्य एशिया, यूरोप को समुद्री, रेल और सड़क मार्गों के जरिए जोड़ता है। 2000 में भारत, ईरान और रशिया के मध्य त्रिपक्षीय समझौते से ये शुरू हुआ। भारत, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मध्य एशिया के राष्ट्र हो गए, यहाँ से है ना, यहाँ से। और फिर ये पश्चिम एशिया आ गया, ये वाली कंट्रीज। तो ये हम देख सकते हैं कि रशिया के जो पुराने भागीदार राष्ट्र थे, USSR के गणराज्य भूतपूर्व, वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो भारत, ईरान, रशिया, ये करीब 10 से ज्यादा राष्ट्र शामिल हो गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंट्री शामिल हो गई। इसके प्रमुख मार्ग हैं सेंट्रल कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है, अभी UPSC वाले पेपर में भी एक गलियारों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा देख लेंगे, कॉरिडोर याद रखने की जरूरत है ना। भारत के लिए इसका महत्व है कि स्वेज नहर, लाल सागर जैसे जोखिमपूर्ण मार्गों का विकल्प, क्योंकि वहां समुद्री लुटेरे और जो विद्रोही समूह है वहां आक्रमण वगैरह करते रहते हैं, जहाजों को लूट लेते हैं वो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है इससे। माल पारगमन समय में 20 दिन की कमी, लागत में 30% की बचत। फिर जब समय कम लगेगा तो स्वाभाविक रूप से जो तेल या जो भी ईंधन है वो उसकी बचत हो जाएगी, आर्थिक बचत होगी। रशिया, मध्य एशिया तेल और गैस की आसान आपूर्ति। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक व्यापार। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को बल मिला है। मुख्य चुनौतियां इसकी क्या क्या है? INSTC को BRI जैसी मजबूत फंडिंग नहीं मिलती है, क्योंकि वहां केवल चाइना का है संदर्भ, इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व होते हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, जिसके कारण अस्थिरता है वहाँ। फिर जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसा जो आतंकी संगठन है, उसकी गतिविधियां वहां पर एशिया में खतरा है। सीमा शुल्क या टैरिफ असमानताएं। अवसंरचना हर देश की अलग अलग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवेज की, है ना, सड़कों की, तो उससे एक दिक्कत आती है। और समन्वय की कमी है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक नेतृत्वों की, आर्थिक नेतृत्वों की, ये कमियां हैं इसकी। फिर चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा, EMC भारत रशिया सहयोग है, ये जो अभी वर्तमान में है, देखिए 8,675 किलोमीटर है। प्रपोज जो चल रहा है वो 5,647 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए इसमें 6 7 8 लगभग 3,000 किलोमीटर का जो मार्ग है वो कटौती हो जाएगी, है ना। तो इससे कितना सारा समय ये यहाँ से जा रहा है मार्ग, ये जिन भी वेबसाइट से, जिन भी मैगजीन से हमने ली है, बड़े अच्छे मैप दिए हुए थे वहाँ, तो वही की वही हमने लिए हैं, उनको आभार है। चेन्नई भारत और व्लादिवोस्तोक रूस को जोड़ने वाला एक समुद्री व्यापार मार्ग। ये मार्ग जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। प्रमुख लाभ इससे परिवहन दूरी में कमी, समय बचत, ईंधन समय, संसाधनों की बचत से लागत में कमी, व्यापार जो है वो अधिक किफायती हो गया है इससे। आर्थिक महत्व है, भारत 2024 में रूस से सबसे अधिक
जो कच्चा तेल आयात करने वाला देश बन चुका है और इस गलियारे से तेल, कोयला, एलएनजी, उर्वरक धातुएं आदि आयात निर्यात सरल हो गया है। इससे भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है। इसका सामरिक महत्व देख लेते हैं। ये गलियारा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। भारत की रणनीतिक उपस्थिति चीन के प्रभुत्व के मध्य संतुलित करती है। एक्ट फार ईस्ट नीति को बल मिलता है। सुदूर पूर्व की जो नीति है भारत की, उसको बल मिलता है, और जिसमें एशिया का पूर्वी हिस्सा शामिल होता है, रशिया का पूर्वी हिस्सा शामिल होता है, जापान, कोरिया तक भी पहुंच बढ़ती है कालांतर में। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल है ये, जो है नॉर्दर्न सी रूट के साथ इसे मिलाया जा सकता है। पूर्वी एशिया, आसियान, रशिया से व्यापारिक संबंधों को गहरा करता है। पर्यटन, संस्कृति, संपर्क के क्षेत्र में भी नए अवसर देता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, ये तीसरा महत्वपूर्ण गलियारा। ये रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, जिसे 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन लॉन्च किया गया था। बड़ा महत्व है इसका। ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII जिसको बोल रहे हैं, उसका हिस्सा है, जो 2021 में G7 देशों ने चीन के BRI के विकल्प के रूप में शुरू किया था। इसमें भागीदार देश हैं भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE। तो अब देखिए, इसमें भारत आ गया, अमेरिका आ गया, पश्चिम एशिया के राष्ट्र आ गए, इसमें यूरोप के राष्ट्र आ गए, ठीक है ना। तो कितना लंबा चौड़ा इसका रूट हो गया। उद्देश्य क्या है? भारत, मध्य पूर्व, यूरोप के मध्य व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना, चीन की BRI का पारदर्शी, ऋण मुक्त और वैकल्पिक मॉडल प्रदान करना, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए बहुपक्षीय भागीदारी को बढ़ावा देना। IMEC के दो मुख्य कॉरिडोर हैं, पूर्वी और उत्तरी कॉरिडोर। पूर्वी कॉरिडोर खाड़ी क्षेत्र को जोड़ता है और उत्तरी कॉरिडोर यूरोप को जोड़ता है। इसमें रेलवे हैं, सड़कें हैं, समुद्री मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन है, डिजिटल केबल, हरित हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी हब्स हैं, लॉजिस्टिक हब्स हैं। वैश्विक रणनीतिक प्रभाव इसका, चीन की BRI के विरुद्ध विश्वसनीय लोकतांत्रिक विकल्प है। भारत, अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों के मध्य घनिष्ठ आर्थिक रणनीतिक गठजोड़ है और इंडो पैसिफिक और यूरोप के बीच नई भू आर्थिक दूरी का निर्माण है। कुछ चुनौतियां हैं। एक तो वही जो पश्चिम एशिया के अस्थिरता के संघर्ष हैं, गाजा संघर्ष है। अभी देखिए 2023 से अक्टूबर से शुरू हो गया था और 2025 से चल रहा है, तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल होने वाले हैं बल्कि। मध्य पूर्व में रणनीतिक योजनाओं को धीमा कर दिया। ईरान सऊदी तनाव, सीरिया इराक अस्थिरता, सप्लाई चेन के लिए खतरा है। अभी तो ईरान इजराइल संघर्ष भी इसमें शामिल हो गया। 2027 तक $600 बिलियन जुटाना, लागत साझाकरण की कमी, वैश्विक मंदी इस समय दुनिया में चल रही है, $3 से $8 बिलियन का निवेश अनिश्चित है, क्रियान्वयन में विलंब है, क्षेत्रीय मतभेद है, लॉजिस्टिक जो आपूर्ति संरेखन और राजनीतिक असहमति से परियोजनाओं में विलंब है, ठीक है। इसमें मैं ईरान इजराइल तनाव भी लिख देता हूँ, है ना, ईरान इजराइल तनाव। तो ये हमारे कुछ गलियारे हैं। अब हम देख लेते हैं विभिन्न देशों के साथ हमारे जो लॉजिस्टिक समझौते हैं। तो इसमें 4 देशों का हमने संदर्भ लिया है, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ तो हमारा क्वाड का संदर्भ है और फ्रांस के साथ यूरोपीय संदर्भ आ जाता है। तो इसमें भारत अमेरिका लॉजिस्टिक समझौते, GSOMIA है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने हेतु समझौता। लिमोवा है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा है 2018, बेका है। इसको लेकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हमने पोस्ट भी डाली हुई है पहले, उसमें पूरा बता रखा है, एप्लीकेशन पे डाला हुआ है कोर्स में, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, वहां से मिल जाएगी जानकारी। ये हर बार महत्वपूर्ण है ना, तो एक बार याद कर लीजिए इनको, तो ताकि हर बार ये काम आते रहेंगे, तो बार बार इनको अलग से रटने की जरूरत नहीं होगी। फिर भारत और फ्रांस का संदर्भ है। अभी तो जैसे इसमें संयुक्त अभ्यास, मानवीय राहत, बंदरगाह यात्रा के दौरान रसद सुविधा इत्यादि। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता है, भारत जापान समझौता है। तो ये भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों का क्वाड समझौता, मलाबार जो संयुक्त अभ्यास इत्यादि। अब इसमें यूरोप के जो राष्ट्र हैं, फ्रांस और जर्मनी, इनको लेकर थोड़ा सा कुछ करंट है, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। कुछ संगठनों की बात मैंने पहले कर रखी है, फिर भी मैंने इसमें उसके पेजेस लगा दिए हैं। बिम्स्टेक है, G20 है, शंघाई सहयोग संगठन है, ब्रिक्स है, G7 है। तो इनमें से कुछ संगठनों की मैंने अलग से यूट्यूब पर बात कर रखी है, वीडियोस आप देख चुके होंगे। यहाँ केवल उनको आप पैनल PDF को पढ़ लीजिएगा, मैंने वो पैनल PDF वापस से लगा दी है इसमें, ठीक है। 2024-25 में उनके जो सम्मेलन हुए हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता, इसको देख लेते हैं। ये होराइजन 2047 पहल, और इसमें 2047 तक भारत फ्रांस संबंधों के विस्तार हेतु एक रोड मैप दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सहयोगी है फ्रांस हमारा, और रक्षा सहयोग बहुत ज्यादा उसके साथ हमारा है इस समय। राफेल जो लड़ाकू विमान है, स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां हैं,
लक्ष्य रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था में गहरा सहयोग, राफेल एम लड़ाकू विमानों की लागत कम करने इत्यादि पर चर्चा, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण में तकनीकी मदद, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है हमारे, ठीक है। फिर इसमें कुछ चुनौतियां हैं, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अभाव है जो कि द्विपक्षीय व्यापार को सीमित करता है। फिर रशिया यूक्रेन संघर्ष पर भारत और फ्रांस के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। ये तो अभी यूरोपीय संघ या यूरोप के देशों के साथ संबंधों में एक तनाव है ही, क्योंकि रशिया को लेकर हमारा दृष्टिकोण अलग है, रशिया यूक्रेन को लेकर अलग है, यूरोप के देशों का अलग है। बौद्धिक संपदा अधिकार पर विवाद है, मानव तस्करी, सुरक्षा चुनौतियां, वीजा प्रतिबंध, फ्रांस के लोगों को दिए जाने वाले वीजा इत्यादि में मीडिया कवरेज की बाधाएं, ठीक है। एक भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श, 7वां इंटर गवर्नमेंटल जो कंसल्टेशन है उसकी बात हो रही है इसमें, ये देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के संघीय चांसलर ने नई दिल्ली में इसकी सह-अध्यक्षता की, 2024 की बात है। बैठक का आदर्श वाक्य था इनोवेशन, नवाचार, गतिशीलता, स्थिरता के साथ मिलकर आगे बढ़ना। तकनीक की इसमें बात हुई है, जलवायु परिवर्तन की बात हुई है, हरित ऊर्जा की इसमें बात हुई है। जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया जिससे भारत को सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए त्वरित अनुमोदन वहां से स्वीकृति मिल सकेगी। साझा हित, स्वतंत्र इंडो पैसिफिक, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार। ये ध्यान रखिए, दो देशों के मध्य कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे वो बिल्कुल सहमत होते हैं। तो एक तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो स्वतंत्र रहे, मुक्त रहे, समावेशी रहे, चाइना के आक्रामक विस्तारवाद को वहां काउंटर किया जा सके, एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, और जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UN है, उनमें लगातार सुधार हो। जैसे भारत के साथ साथ जर्मनी भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार है। G4 जो संगठन है, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। फिर जर्मनी द्वारा एक विशेष दस्तावेज जारी किया गया, फोकस ऑन इंडिया, जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सहयोगी के रूप में चिन्हित करना, नवाचार, टेक्नोलॉजी और सतत विकास में साझेदारी को मजबूत करना, भारत को वैश्विक कल्याण की शक्ति के रूप में विकसित करना। सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं ये, और भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का उद्घाटन, और फिर जो शिक्षा अनुसंधान सहयोग है, भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीजा 20,000 दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, उसको बढ़ाकर 90,000 किया जाए, मतलब 4 गुने से अधिक। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी भारत जर्मनी के मध्य आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए, ठीक है। फिर ये भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का समर्थन किया है, जो मिडिल ईस्ट वाला गलियारा है जिसके बाद की उसमें समन्वय हुआ है। भारत जर्मनी ट्रैक 1.5 संवाद, मैंने मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की बात कर रखी है जिसमें 9 ट्रैक बताए थे, तो ट्रैक 1.5 वो होता है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल होते हैं। तो थिंक टैंक है, विशेषज्ञ है, नीति निर्माताओं की भागीदारी है इसमें। चीन पर निर्भरता कम करने की जर्मनी की रणनीति है। जर्मनी में 213 प्लस भारतीय कंपनियां हैं इस समय। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर दोनों देशों की चिंता है। स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता, ठीक है। तो ये कुछ अब मैं एक बार संगठन आपको दिखा देता हूं जो संगठन में लिए हैं इसमें। बिम्स्टेक हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये वही स्लाइड है जो मैं उस वाले अपनी जो यूट्यूब की क्लासेस थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां मैंने बता रखी थी, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर बात की थी हमने जब। तो बिम्स्टेक के जो पेजेस हैं वही हैं, आप देख लीजिए एक बार। इनको इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वहां मैं बता चुका हूं, इनको कल पैनल PDF में आप फटाफट से पढ़ लीजिएगा, है ना। इनको बहुत अच्छे से अलग से, वो क्लास ही संगठन की ली थी, उसमें बहुत अच्छे समझा रखा है। वो वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट के वीडियो है वो भी, और अभी रिसेंट वीडियो है, मई जून के ही वीडियो है वो, तो वो एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर, ठीक है। तो ये सारे पेज हमने वही लिए हैं, मैं यहाँ से देखते चलता हूँ, ये वही पेजेस हैं सारे, और यहाँ से तो क्वेश्चन भी आए हैं अभी UPSC वाले पेपर में। फिर उसके अलावा ये ब्रिक्स का संदर्भ हमने लिया था, ठीक है। ब्रिक्स का संदर्भ ये वही वाला पेजेस है, ठीक है। वही वाले पेजेस हमने लगवा दिए हैं यहाँ पर, ताकि बार बार उनको हम अलग अलग उसमें मतलब पैनल PDF एक साथ पढ़ लें, वीडियोस वही देख लीजिएगा। एक ब्रिक्स और वैकल्पिक मुद्रा पर विचार, ये जरूर एक नई चीज हमें मिली है जो अभी 24-25 के करंट अफेयर के लिहाज से भी दिखा। इसमें स्थानीय मुद्रा में व्यापार और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए नई ब्रिक्स मुद्रा पर चर्चा की गई। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स डॉलर के विकल्प को अपनाते हैं तो उन पर 100% आयात शुल्क जो है वो लगाया जा सकता है। इसमें क्यों ये विचार कर रहे हैं, ये हमने दिया है तर्क कि एक तो डॉलर पर निर्भरता कम हो सकेगी, दूसरा आर्थिक संप्रभुता होगी। साथ ही अभी देखा गया था कि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हुआ या ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो उन्हें
जो नेटवर्क जो मुद्रा के होते हैं उसे प्रतिबंधित किया था। तो ब्रिक्स देश चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रतिबंध भविष्य में उन पर ना लगे, है ना। फिर इससे ग्लोबल साउथ को जो है लाभ मिलेगा, स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संतुलन और लचीलापन बढ़ सकेगा, है ना। और रशिया के साथ तो हमारा व्यापार रुपया रूबल व्यापार चल ही रहा है अभी, तो इसका मतलब है कि अन्य मुद्रा भी विकल्प रूप में काम ली जा सकती है ना। मुख्य चुनौतियां इसमें जरूर है कि एक तो बैंकिंग सिस्टम, उसका एग्जीक्यूशन करना, उसमें बाधा है, मुद्राओं के मूल्यों में अंतर है, ठीक है। और अभी वैश्विक स्तर पर प्रचलित नहीं है अधिकांश मुद्राएं ब्रिक्स देशों की। फिर अमेरिकी डॉलर अत्यधिक लिक्विडिटी है, पिछले करीबन 70-75 वर्षों से विश्व में मुद्रा मुद्रा व्यापार विनिमय के लिए वही काम आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इसमें ये कठिनाई है। फिर उसके अलावा हमने शंघाई सहयोग संगठन का वही पेजेस लिए हैं, ठीक है, सेम वही स्लाइड मैंने यहाँ पेस्ट करवाई है। G20 हम उसमें पढ़ चुके हैं ना। तो ये हमने और G20 का तो इवन जो भारत में सम्मेलन हुआ उस पर भी हमने बात की है, ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन, तो ये हमने वहां देखा था बहुत अच्छे से। फिर मैं थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और देख लेता हूँ। एक हम भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस साल भर के घटनाक्रम के संदर्भ में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वैसे 2014 से आई है, लेकिन अभी लगातार इसमें काफी तेजी दिखाई देती है। तो ये भारत की रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद प्रशांत के साथ संबंधों को मजबूत करना, है ना। ये तो आसियान कंट्रीज हो गई, पूर्वी एशिया में जापान, कोरिया, ताइवान, ये कंट्रीज हो गई, और हिंद प्रशांत पूरा क्षेत्र आ गया ये। और 92 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई थी उसी का एक उन्नत रूप है ये, जो 2014 में शुरू हुआ है ना। ये 2014 से शुरू, और इसमें मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रणनीतिक साझेदारी और संपर्क। इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं तो ये देख लीजिए। भारत ने इन सभी कंट्रीज के साथ रक्षा रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है। क्षेत्रीय मंचों पर हमारी भागीदारी है, आसियान के, बिम्स्टेक के, और मेकांग गंगा जो कॉपरेशन है, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी इसमें देखी गई है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है। फिर इसमें कुछ समुद्री कानूनों का पालन वगैरह है। पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का जो दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस मायने में लुक ईस्ट से अलग है कि एक तो पिछले वो 90s में आई थी, ये 2014 में आई है, तो 20 वर्षों में पूरी दुनिया का जो वातावरण है उसमें बदलाव आया। प्लस इसमें जो है एक ज़्यादा व्यवहारिकता है, संस्थानिक सहयोग, प्रक्रिया का सुधार, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका जो डेवलपमेंट है, ऐसे सारे मुद्दों पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना। और इसको हमने न केवल दक्षिण पूर्वी एशिया तक रखा, बल्कि पूर्वी एशिया तक विस्तार दिया। इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट के रूप में आई है। इसलिए ये कभी अंतर भी पूछ लें लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में, तो ये अंतर आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये हमने देख लेता हूँ इसमें कोई ऐसा संदर्भ हो। ये सारे पैनल पीडीएफ में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा अलग सा संदर्भ हो जो विशेष मुझे लगता है समझा दें यहाँ पर, क्योंकि क्लास ऑलरेडी ये लंबी हो चुकी है क्लास, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। पैनल पीडीएफ में ये विभिन्न जो चीज़ें हैं ये हमको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। एक ये लघु पक्षवाद इस समय बड़ा चर्चित है, मिनीलैटरलिज्म। एक तो होता है बहुपक्षवाद, है ना, और एक होता है लघु पक्षवाद में यहाँ, या बहुपक्षवाद, है ना। चलिए वो समझ लीजिए ऐसी मल्टीलैटरल। बहुपक्षवाद तो है विभिन्न प्रकार के संस्थान, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों की भागीदारियां, है ना। लघु पक्षवाद हो गया जिसमें कुछ ही देशों को, कुछ ही क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जैसे गलियारे ले लिए, है ना, या जैसे बिम्स्टेक ले लिया, BBIN ले लिया जैसे, है ना। तो कुछ देशों के, या क्वाड ले लिया, है ना। तो बहुपक्षवाद की तुलना में अधिक लचीला है, और ये क्षेत्रीय संकटों के त्वरित समाधान के लिए इशू बेस्ड कॉलिशन अधिक प्रभावी है। तो ये इस समय चल रहा है। बहुपक्षवाद का उदय क्यों क्या हुआ है, क्योंकि एक तो क्षेत्रीय संकट है, जैसे दक्षिण चीन सागर में सैन्य तनाव है, तो आसियान राष्ट्र अपने आप उससे निपटने का प्रयास करेंगे, है ना। या इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं वो ज्यादा, या क्वाड जो राष्ट्र हैं वो उससे निपटने का प्रयास करेंगे। फिर सुरक्षा परिषद कई बार प्रभावी नहीं रह पाया है। WTO की भी निर्णय प्रक्रिया जटिल है। ये बहुपक्षीय संस्थान है ना, ये बहुपक्षीय संस्थान, ये सब जो है ये क्या है, बहुपक्षीय संस्थान है। ये बहुपक्षीय संस्थान है ना। फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव ने वैश्विक समन्वय को कमजोर किया है, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हुई है।
तो इस वजह से ये जो है मुद्दा लघु पक्षपात का ये प्रभावी हुआ है। इसमें उदाहरण हमने लिए हैं, क्वाड है, ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस हो गया। एक जो सीपीटीपीपी और आरसीपी, इसको लेकर भी मैंने पेजेस दे दिए, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भारत का एक नया दृष्टिकोण जो है आरसीईपी और सीपीटीटीपी पर नया दृष्टिकोण है हमारा, हम उसमें शामिल होने की अब बात हो रही है। नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के मंचों से इस प्रकार की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा सा मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो ये तो हो गया आसियान राष्ट्रों के संदर्भ में, और ये हो गया पार प्रशांत संदर्भों में, है ना। तो हम अभी तक शामिल नहीं है इनमें दोनों में, लेकिन अब बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में और चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए और भारत की जो छवि है उसको और मजबूत करने और जो है आगे तक ले जाने के लिए हम जो है इन दोनों ही जो व्यापार समझौते हैं इनमें शामिल होने का हम संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार ये ओवरऑल हमने जो साल भर के प्रमुख घटनाक्रम लेने का प्रयास किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि केवल एक क्लास में नहीं हो पाता, इसलिए पिछले 2 महीने से लगातार बहुत सारी क्लासेस में IR पे ले रहा था, और यदि आप देख रहे थे तो ये थोड़ा सरल लगेगा, नहीं देख रहे थे तो निवेदन है उनको एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए। और थोड़ा सा मैं 7-8 दिन से कुछ बहुत ज़्यादा व्यस्त था कुछ पारिवारिक कार्यों में, इस वजह से मैं क्लासेस के लिए नहीं आ पाया। यद्यपि कुछ 1-2 वीडियोस वगैरह जरूर RS मेंस एग्जाम वगैरह को लेकर कुछ बनाए थे उस समय, और फिर मैं रेगुलर नहीं आ पाया 7-8 दिन से। उससे पहले अप्रैल में हम रेगुलर रहे, मई में बिल्कुल रेगुलर रहे हैं, और अब प्रयास फिर रहेगा ईश्वर कृपा से रेगुलरिटी का। तो आज उसी संदर्भ मैंने साल भर का करंट लाने का प्रयास किया है, तो एक बार देख लीजिए इसको। और ये टेलीग्राम चैनल पर, जो कि यूट्यूब चैनल, आज का जो यूट्यूब वीडियो है इसके जो बॉक्स होता है उसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, वहां से इसकी पैनल PDF आप एक बार फटाफट से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में हमें सहायता मिल जाए। ठीक है, कल मिलता हूँ एक नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार, और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, ये शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।